जी। हाँ सर। तो आपने अभी कितनी आरटीआई लगाई है अपने क्षेत्र में? मैंने सर आरटीआई लगाई नहीं है। मैं तो सर आरटीआई का जवाब देने के लिए मतलब एज ए पीआईओ इस मीटिंग में जुड़ा हूँ सर। हमारे स्कूल में क्या है कि 2015 से आरटीआई लग रही है सर। अच्छा, आप पीआईओ हैं, तो आप जानकारी लेने के लिए यहाँ पे जुड़े हैं ना? हाँ सर, मैं मतलब भी किस तरह से अपने सूचना डिस्क्लोज कर सकते हैं, किस तरह से नहीं कर सकते हैं, इस तरह से मतलब किस तरह से जवाब दे ताकि कोई पेनल्टी ना लगे, हाँ हाँ। आरटी मांगने वाले को भी सही समय पर जवाब भी मिल जाए, और कोई किसी तरह की राजकीय व्यय की भी कोई नुकसान हानि ना हो, अपने भी कोई फॉल्ट में ना आए। इसलिए सर मैं ये मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, एक मेरे मित्र हैं उन्होंने कहा कि आप है ना वो मीटिंग हर संडे को ज्वाइन करना, अच्छी मीटिंग होती है, अच्छे अच्छे वहाँ पर रिस्पॉन्स आते हैं। तो इसलिए सर मैंने ये मीटिंग आज सुबह से ही सर प्रतीक्षा में था मैं जुड़ूं और इसमें कुछ नया सीखूं सर। नहीं, बहुत अच्छी बात है, और आपके साथी ने बिल्कुल सही आपको सजेस्ट किया है, और आप बहुत सही जगह पर हैं। हाँ जी सर। आप इसी तरह से जुड़े रहें कार्यक्रम में, और आप स्वयं लाभान्वित हों और अन्य भी साथियों को अपने लाभान्वित करें, उनको भी इससे जोड़ें। बिल्कुल सर, मैंने आज इसके बारे में कम से कम 50 लोगों को ये भेजा था, तो वो क्या है कि थोड़ा टेक्निक ज्ञान नहीं होने की वजह से वो जुड़ नहीं पाए। अगली बार मैं उनको मेरे पास बैठा करके प्रयास करूंगा सर। जी, तो आपके स्कूल में किस प्रकार से आरटीआई आती हैं और कैसे प्रश्न पूछते हैं लोग? सर मेरे स्कूल में एक्चुअली क्या है, ये कोई कार्मिकों के वेतन भत्तों की मतलब जो भी जानकारी है, वेतन बिलों की जानकारी है वो मांगते हैं। एचआरए की स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर है या मूवमेंट रजिस्टर है, इस तरह से मतलब ये जानकारी है सर वो मांगी जाती है। हम्म। तो वो तो सर क्या है आप कि हम लोगों को आपको आपको दिक्कत कहाँ आती है? एज ए पीआईओ आपको कहाँ दिक्कत आती है? सर दिक्कत ये आई कि मतलब एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाई हमारे स्कूल से, क्या है कि कोई थर्ड पार्टी की वेतन भत्तों की जानकारी मांगी थी। हम्म। तो हमने उसको थर्ड पार्टी कह करके जवाब दे दिया, और बाद में उसने अपील कर दी, हमारे लिए भी अपील कर दी। बाद में फिर उसने क्या किया, जिला कलेक्टर से, एडीएम से, मतलब जिला ट्रेजरी से, और जो हमारे बिल जाते हैं एटीओ ट्रेजरी, सब ट्रेजरी वहां से, सीडीओ से, सब जगह आरटीआई लगाई कि ये सूचना हमें दिलवाओ। और यहाँ तक कि मतलब थाने में भी कंप्लेन कर दी, मतलब वो एफआईआर दर्ज करवा दी कि सूचना दे नहीं दे रहे, आप मतलब सूचना दिलवाएं। तो हमने सोचा कि सर ये वो एक तरह से चैनल है, वो उन्होंने वो गलत पकड़ा, क्योंकि अपील जब उन्होंने कर दी तो फिर अपील में जो हमारा निस्तारण होगा वहां पर जो कोर्ट निर्णय करेगा तो उसके हिसाब से तो हम आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या डायरेक्ट वो एडीएम से इस तरह से मतलब सूचना मांग ली, और वो उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन हमारे पास फॉरवर्ड कर दी। हम्म। तो उन्होंने आपके ऊपर जानकारी न देने के लिए एफआईआर करवा दी? हाँ मतलब थाने के अंदर की ये जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो हमारे एक पहले प्रिंसिपल सर थे उनके खिलाफ भी, और हमारे जो भी वर्तमान में जो प्रिंसिपल सर है उनके खिलाफ भी उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने ये कराई कि सूचना नहीं दे रहे हैं, तो हमारे स्कूल में वो आने के बाद में हमने उनको जानकारी दे दी भी ये सूचना देखो हमने दी है, इस तारीख को दी है, इस तारीख को दी है। और एक सर उनकी जो कोई वेतन काटने संबंधी कोई आरटीआई थी, तो वो क्या है कि हमने उसका लिखा भी ये ऑडिट का कोई बनेगा ऑब्जेक्शन तो इसमें आगे देखा जाएगा, तो वो उनकी अपील खारिज भी हुई थी वहां पर। जी, चलिए, इन सब बातों को भी आपकी रखा जाएगा, और हाँ इसमें बस सर मेन मेन तो ये है कि क्या कोई आरटी कार्य करता है मांगने वाला, मतलब जो पीआईओ से के चैनल से हट करके, जैसे एडीएम के थ्रू, कलेक्टर के थ्रू या एसडीएम के थ्रू ऐसे सूचना मांग सकता है क्या? बस मेन तो मुद्दा ये है सर कि वो वहां पर क्यों बेहतर, वो लोग वहां पर उनको ट्रांसफर करनी चाहिए एप्लीकेशन। लेकिन हमारे पास पहले क्या आया, जब उन्होंने एडीएम के लगाई तो एडीएम ने हमसे सूचना मांगी कि ये सूचना दो आप और हमें अपील में पेश करनी है। हम्म। तो आप एडीएम को सूचना उपलब्ध नहीं करवा पाए? सर हमने क्या किया, पहले तो वो सूचनाएं थोड़ी सी ज्यादा थी तो हमने उसको अवलोकन के लिए लिख दिया, भी अवलोकन कर सकते हैं आप, काफी विस्तृत सूचना थी। हम्म। तो एडीएम वहां जवाब आया कि नहीं अवलोकन तो वो नहीं मतलब नहीं करेगा, उसने मना कर गया अवलोकन नहीं, मैं अवलोकन नहीं करूंगा। तो ये फिर हमने कहा सर ये तो बहुत बड़ी सूचना है, काफी इसमें खर्चा भी लगने वाला है, इसकी इतनी फोटो कॉपी वगैरह हम दे नहीं सकते। तो इतना सर ज्ञान नहीं था भी किस तरह की सूचना है वो दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। बस एक तो मेन समस्या सर यही है पीआईओ के सामने कि हम्म। कौन कौन सूचना है वो देने योग्य है, कौन कौन सी नहीं है, ये सब थोड़ा सा मतलब जानकारी लेने के लिए हालांकि किसी। हालांकि पीआईओ यदि कोई भी सूचना वो दे दे, चाहे वो खुफिया सूचना ही हो विभागीय, यदि वो भी दे हाँ देता है सर। तो उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं बनती है।
आपका अच्छा वरिष्ठ अधिकारी आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकता उस बात को लेकर के। आपको अच्छा जानकारी तो न देने के वजह से आपके ऊपर जुर्माना तो लग सकता है, जी लेकिन सर। जानकारी देने की वजह से आपके हाँ ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता है। आप कह सकते हैं कि हम एज ए पीआईओ हमारा जो सेंस बोला, जो हमें समझ में आया उस तरह से हमने जानकारी दे दी है। तो आप जी जानकारी, सर। आप लोग रोका ना करें, ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे दिया करें। अच्छा अच्छा। मतलब मतलब ये आप ये मान के चलो कि आपको जानकारी देने की वजह से दिक्कत नहीं आएगी, जानकारी ना देने की वजह से दिक्कत आएगी। जानकारी कम दी है या मान लो भाई गलत दी है, उसका कोई इशू नहीं है। हाँ, देनी है, बस मेन बात ये है। जानकारी आपको देनी है, बस ये आप बना लो। आरटीआई कानून का मतलब ये है कि जानकारी हमें देनी है, सामने वाला मांग रहा है तो हमें देनी है। अब सर एक मेरा प्रश्न ये था कि वेतन भत्तों की जानकारी, मतलब पहले तो उसने क्या है कि एक आदमी की मांगी, और हम्म। बाद में हमने उसको थर्ड पार्टी क्या करके उसको रिप्लाई कर दिया, बाद में उसने पूरे स्टाफ की मांग ली। तो वेतन भत्तों में सर उस कार्मिक के पर्सनल नंबर भी होते हैं, मतलब जीपीएफ एसआई कटौतियां होती है, तो क्या ये दे वो सकते हैं क्या कुछ, अपनी सूचना? हाँ, वो कुछ जानकारी आप हाइड करके उनको रोक हम्म। सकते हैं। हाँ, वो जानकारी आप कुछ हाइड कर सकते हैं, और देखिए पृथक्करणीयता जगदीश प्रसाद कहलाती जी, है सेक्शन ऐसा 10 के तहत, ऐसा आप वो सर मैं कुछ जानकारी। कहना चाहता हूँ, धीरे दीजिए। हाँ, वीरेंद्र कुमार जी आपको बताएंगे डिटेल हाँ, से, वो ये काफी जगदीश अनुभवी। प्रसाद हाँ, जी वीरेंद्र आपके कुमार जी, पीएमओ स्वागत है में, आपका। बताएं, आप हमारे जगदीश प्रसाद जी की आप समस्याओं का निराकरण करें। हाँ आपके जी पीएमओ सर। में। जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। तो देखिए उसमें जो वेतन भत्तों की जानकारी है ना, जी सर। ये 41B में भी इसको पब्लिक इन्फॉर्मेशन माना गया है। तो वेतन भत्ते पूरे कार्यालय के आपको स्वयं भी प्रकाशित करने जरूरी है। फोर दूसरा वन है कि बी जो, हाँ 41B जो 17 मैनुअल्स होते हैं ना। जी सर। दूसरा है कि इसमें 2 अलग-अलग तरह की सूचना होती है, जो जी बेसिक पे से लेकर जो अलाउंसेस और ग्रोस पे जो होता है, ये सब पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। और फिर आप जी जो सर। बोल रहे हैं ना कि जैसे जीपीएफ नंबर, अकाउंट नंबर और ये जो चीजें हैं, तो वो आता है जो ग्रोस पे माइनस डिडक्शंस इक्वल टू नेट पे, ये जो होता है ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है? तो वेतन जी पर्ची सर। का जैसे लेफ्ट साइड और राइट साइड होती है, तो जो लेफ्ट साइड वाली है वो पब्लिक है, राइट साइड वाली है वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? तो अच्छा राइट साइड वाली जो है वो आपको नहीं देनी है। और दूसरी बात ये कि पूरे कार्यालय की भी मांगते हैं, तो पूरे कार्यालय की आप देने से इनकार नहीं कर सकते। सैलरी रजिस्टर जो होता है वो कुछ पेजेस का होता है, जी तो सर। उसके 8-10 पेज जो है ये विस्तृत सूचना नहीं कही जा सकती। दूसरी जी बात जी। है कि इसमें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं बनता है, क्योंकि 21वां जो है, जो इसमें 23 जो है, धारा 23 में किसी भी कोर्ट को मतलब कॉग्निजेंस लेने से मना किया हुआ है। तो इसमें कोई भी सूट या प्रोसिक्यूशन या कोई भी कार्रवाई सूचना आयोग में अपील के अलावा और कोई रेमेडी इसमें नहीं है। तो जब तक उसने पूरी रेमेडी अपनी एग्जॉस्ट नहीं कर ली है, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, तब तक जी वो डायरेक्ट एफआईआर करे, तो इसमें कोई भी कार्रवाई पुलिस या मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है, ठीक है? सेक्शन 23 में ये डिफेंस है। जी सर। दूसरा है जी कि जो आपने जो इनकार किया, तो उसमें ये कि अब बर्डन आपके ऊपर है कि जब अपील, ये मामला अपील में नहीं गया ना, डायरेक्ट उसने एफआईआर कर दी है। नहीं, अपील में गया सर पहले वो। फर्स्ट अपील हुई है, हाँ फर्स्ट तो अपील अपीलीय हुई है। अधिकारी का तो अपीलीय अधिकारी का निर्णय क्या था? अपीलीय अधिकारी का निर्णय ये था सर, उसने हमारे से पूछा कि आप ये सूचना दो, और हमने फिर सूचना वो दे दी उनको, जैसी भी मैं देनी थी, और फिर हम्म। उसने अपील कर दी। अच्छा, सेकंड अपील कर दी फिर? हाँ सेकंड अपील कर दी, न्यायालय मतलब कोर्ट में कर दी, न्यायालय आयोग में। अच्छा, तो फर्स्ट अपील में आपने सूचना दे दी थी उसको? हाँ फर्स्ट अपील में सर जो सूचना देने योग्य थी वो हमने उसको दे दी थी, और बाकी जो थर्ड पार्टी से संबंधित थी वो थर्ड पार्टी को कहकर हमने उसको तो मामला पेंडिंग रहते हुए उसने एफआईआर कर हाँ दी? एफआईआर कर दी। हाँ, तो इसमें यह है कि ये मामला आप सूचना आयोग के भी संज्ञान में ला सकते हैं, क्योंकि इसमें सूचना आयोग का एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होता है। जी और 21, 22, 23 में आपके लिए प्रोटेक्शन है। जी 21 में सर। ये है कि जो सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए कोई भी ये नहीं किया जा सकता, तो आपको उसमें साबित करना पड़ेगा अपनी सद्भावना, ठीक है? दूसरा है कि जी जी। 22 है कि ओवरराइडिंग इफेक्ट है, कि और कोई ऐड में कोई भी बात है तो वो नहीं मानी जाएंगी, जो आरटीआई एक्ट में लिखा है वही बात मानी जाएगी। और जी जी। 23वां ये है कि कोई भी कोर्ट जो है वो इसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकता एक्सेप्ट बाय वे ऑफ एन अपील। तो उसमें फर्स्ट अपील, सेकंड अपील या जो कंप्लेंट, ये जो रेमेडी उसको दी गई है आरटीआई एक्ट में, केवल हम्म। वही रेमेडी उसके पास अवेलेबल है। तो ये 21, जी 22, 23 का डिफेंस आप ले सकते हैं। और बाकी जी जो सर। सूचना है, तो उसमें ये जो आपको मतलब विस्तृत वाला भी आपका दावा गलत है, वो आपको नहीं करना चाहिए था। और जो वेतन भत्तों की जानकारी जो है वो पूरी की पूरी हम्म। आपको स्वयं प्रकाशित करनी चाहिए। वेतन भत्ते के इनफैक्ट जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो जी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जनरली उसके दायरे में आती है, और ये कोई खरीद फरोख्त नहीं है। हर एक का जी फिक्सेशन जी। जी होता है, फिक्स है। हाँ अभी आप तो निश्चित।
आप बिल्कुल। 1 रुपया भी ज्यादा देने का आपको सैलरी देने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना? जितना सैलरी बिल्कुल। फिक्स हुआ है उतना ही आप देंगे। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल सर। उसमें छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना? ये तो है नहीं कि कोई लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहे सैलरी में, है ना? हाँ, और बिल्कुल फिर सर। यदि किसी का प्रमोशन गलत हुआ है, किसी का फिक्सेशन गलत हुआ है, तो जी, उनके पास जी। कोर्ट के रास्ते ओपन है, तो कोर्ट में वो फिर अपना डिफेंड करेगा जिस एम्प्लॉयी को और जिसने देने वाला जो है, तो उसमें पीआईओ को बीच में नहीं फँसना चाहिए। जी, तो जी ये सर। सभी सूचनाएँ जो होती है वो क्योंकि ग्रॉस पे मतलब टू द नियरेस्ट रूपी आपने कितना जी। सैलरी उसको दिया है, ये जी, जी। 41B में आपको स्वयं वो बताना ज़रूरी होता है। और सैलरी रजिस्टर के पेजेज़ भी हो, तो वो मान लो आपका बड़े साइज़ का भी रजिस्टर हो A3 साइज़ का, तो हुँ, मेरे हुँ। ख्याल से हमारा तो लगभग मतलब 200-250 एम्प्लॉयी है इंजीनियरिंग कॉलेज में 8-10 पेज में पूरा रजिस्टर की कॉपी आ जाती है 1 महीने की। तो वो हुँ, जो हुँ। लेटेस्ट जो है पिछले महीने का रजिस्टर, वो हुँ, आपको हुँ। केवल कॉपी उसको देनी है। तो 8-10 पेज जो है ये विस्तृत सूचना नहीं कही जा सकती। तो इसे उसमें निरीक्षण और ये चीज़ों के लिए बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? अच्छा, अच्छा। क्योंकि मतलब सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई आपको साबित करना पड़ेगा और मामला जो पेंडिंग है, तो उसमें केवल जी। आपको 21, 22, 23 है ये मतलब क्रिमिनल कार्रवाई से आप बच सकते हैं। हुँ, बाकी हुँ। जो सूचना आयोग के सामने जो भी कार्रवाई है, वो तो आपको फेस हुँ। करनी पड़ेगी और उसमें आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि 19/5 में पूरा बर्डन आप ही का है कि हाँ, हाँ। 81J का जो डिफेंस आपने लिया है या जी। आपने जो 79 का डिफेंस लिया है, जी, तो जी। वो किस आधार पर आपने लिया, तो ये ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है ये आपका है ना? वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, हाँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, हमारे बीच में नित्यानंद जी भी हैं, नित्यानंद मिश्रा। नित्यानंद जी स्वागत है। नित्यानंद जी सुन पा रहे हैं? हाँ शिवानंद जी, जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नित्यानंद जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो ये कुछ जो कोर्ट के निर्णय हैं फाइन को लेकर के, जुर्माने को लेकर के अलग अलग, इन पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई बार अभी हाल ही में एक निर्णय हिमाचल हाई कोर्ट का या किसका था, हमने शेयर किया था, अभी देखना पड़ेगा वो उस वाले ग्रुप में। इसमें ये आया है कि सूचना आयोग न अपने मन से, सूचना आयुक्त न अपने मन से इसको कम कर सकता है न ज्यादा कर सकता है, बल्कि एक फिक्स रेट पर इनको करना पड़ेगा। फिर इसके पहले एक निर्णय यह भी था जिसमें यह कहा गया था कि सूचना आयुक्त अपने मतलब बुद्धि विवेक का भी उपयोग करके उसमें निर्णय दे सकते। फिर एक निर्णय ये भी था जिसमें यह था कि 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपए की फाइन लगाना पड़ेगा इस तरह से। तो चूंकि ये हाई कोर्ट के अलग अलग निर्णय हैं, तो ये कितने बंधनकारी होते हैं सूचना आयोग पर, और इनमें से कौन से निर्णय को सूचना आयोग मानने के लिए बाध्य हो सकता है या नहीं है, और किस तरह से सूचना आयुक्तों को इन निर्णयों को लेना चाहिए और किस प्रकार से उनको फाइन लगाना चाहिए? देखिए ऐसा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले को डिसाइड नहीं करता, तो कोई एक बेसिक लॉ तो नहीं क्रिएट हो सकता कि मतलब अंतिम फाइनल डिक्टम तो सुप्रीम कोर्ट का है। अभी ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को नहीं तय किया है कि आप कितना पेनाल्टी लगा सकते हैं। तो तब तक एक्ट में जो लिखा है, एक्ट ने प्रिस्क्राइब्ड किया है 250 रुपए पर डे। तो जो लेजिस्लेचर की मंशा थी कि अगर आपने गलती की है, आपने स्टिपुलेटेड पीरियड में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, तो आपके ऊपर 250 रुपए पर डे के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। तो लेजिस्लेचर ने उस पर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों फिक्स कर दिया है। तो जब लेजिस्लेचर की जो मंशा थी, उस मंशा के हिसाब से ही निर्णय देना चाहिए। और मेरा मानना है कि सूचना आयुक्त महोदय लेजिस्लेचर की मंशा से विपरीत नहीं जा सकते, और लेजिस्लेचर की मंशा है कि 250 पर डे के हिसाब से हमको पनिशमेंट देना है। तो जो लेजिस्लेचर की मंशा है उसको मानने के लिए बाध्य है। सूचना आयुक्त अपने से उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। तो मेरा मत तो यही है कि जो एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है 250 रुपए पर डे के हिसाब से और मैक्सिमम 25,000 पेनाल्टी इम्पोज करनी चाहिए इस मामलों में। मिश्रा जी, मैं भी इसमें कहना चाहता हूँ। मिश्रा जी, ये जो हाईकोर्ट के जो निर्णय की बाध्यता के बारे में पूछा गया, तो हर एक सूचना आयोग अपने अपने हाईकोर्ट के निर्णय मानने के लिए तो बाध्य है, ठीक है। और जहाँ तक दूसरे हाईकोर्ट के निर्णय है, तो विधिक रूप से कोई भी सूचना आयोग दूसरे हाईकोर्ट के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन कोर्ट किए जा सकते हैं। मतलब कोई भी जो पर्सुएसिव वैल्यू appellant है।
हाँ यस, कोई भी एपेलेंट है वो अपनी आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कोई भी हाई कोर्ट के निर्णय जो भी आपके फेवर में लगते हो, वो दोनों ही पक्ष, चाहे वो पीआईओ हो चाहे अप्लीकेंट हो, अपने अपने फेवर में जो जो निर्णय उनको लगते हैं, चाहे वो किसी भी कमीशन के हो चाहे वो किसी भी हाई कोर्ट के हो, तो वो कर सकते हैं। इवन लाहौर हाई कोर्ट का भी मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे लाहौर पाकिस्तान में है, विदेशी लेकिन लाहौर कोर्टों के का भी इंडिपेंडेंस के आदमी पहले कोर्ट के हैं, करता तो है। भारत के, हाँ चूंकि लाहौर भारत में था, तो लाहौर हाई कोर्ट के भी निर्णय आप हाई कोर्ट में कोर्ट कर सकते हैं। अब ये नहीं कि आपका हाई कोर्ट उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस सेम है या उससे आपके केस को बल मिलता है, तो आप उसको कोर्ट कर सकते हैं। कोर्ट करने में कोई उसमें रोक नहीं है, लेकिन ये कि माने या ना माने, तो उसमें विधिक रूप से केवल कोई भी सूचना आयोग या जो भी पीआईओ या अपीलीय अधिकारी भी जो है, तो केवल अपने हाई कोर्ट के निर्णय मानने के लिए ही बाध्य है, और सुप्रीम कोर्ट के मानने के लिए सभी हाई कोर्ट और सभी कमीशन और सभी अपीलीय अधिकारी और पीआईओ भी उनके लिए बाध्यकारी निर्णय होते हैं, ये उसकी मान्यता है। तो विधिक ठक्कर रूप से हम साहब, इंसिस्ट नहीं कर सकते। हाँ ठक्कर सर, एक बड़ा हम्बल मेरा एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूं मैं। विधि का एक बहुत सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां कोडिफाइड लॉ होता है, वहां लॉ एस्टेब्लिश बाय प्रोसीजर या साइटेशन जो होती है वो उससे ऊपर ओवरराइड करता है। और हाँ, वो एक्ट बात जब सही है, जब वो एक्ट बात सही अपने है। आप में ये प्रोवाइड करता है कि 250 रुपए पेनल्टी अथवा 25,000 होगी, मींस इसका मतलब होता है कि उसको वे ऑफ नहीं किया जा सकता, वो करनी ही होगी। तो हाईकोर्ट ये कह रही हैं कि करना या नहीं करना आयोग का विशेषाधिकार है, ये अपने आप में लॉ के अगेंस्ट है, बैड इन नेचर है। वो देखिए जो कोड दो बड़ा अलग अलग है चीजें या हैं, एक वो कोड होता बड़ा है, है? एक वो होता है जो कोडिफाइड लॉ होता है, दूसरा जो होता है वो केस लॉ होता है। तो तो यदि केस लॉ कोडिफाइड लॉ कोडिफाइड से लॉ में ऊपर जो नहीं हो स्पष्ट सकता? प्रावधान है तब तो कोड फॉलो किया जाना चाहिए, लेकिन जो कोडिफाइड लॉ है दैट इज क्लैरिफाइड मोर बाय द केस लॉ, तो फिर उसमें केस लॉ जो भी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो हाई कोर्ट का, तो वो केस लॉ भी मानना पड़ता है। नहीं, इसमें बिकॉज क्लेरिफाई करने की जरूरत कहाँ है? क्लेरिफाई करने की जरूरत कहाँ है? बहुत क्लियर वो शब्दों सर में वो केस टू मेंशन केस किया हुआ डिपेंड है। होता है, वो केस टू केस डिपेंड होता है वो। देखिए ऐसा है कि दारा सिंह जी, जहाँ पे कोई लेकुना रह गया, वो आप AR अंतुले वाला या कि कौन सा केस था, मैं कल पढ़ ही रहा था, 97 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर किसी एक्ट में कुछ कमियां रह गई हैं तो उसको केस लॉ के माध्यम से परिपूर्ण किया जा सकता है, जब तक उस मामले पे कोई नया लेजिस्लेचर नया एक्ट ना पारित कर दे। तो ऐसी चीजें आती हैं, कोर्ट्स का इंटरप्रिटेशन है। और अगर सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई ऑर्डर हो जाएगा, जैसे अब आप देख ही रहे हैं कई मामलों पे सुप्रीम कोर्ट ने RTI एक्ट पे इंटरप्रिटेशन कर दिया, तो एक्ट में कुछ लिखा है, इसके बाद भी अब इंटरप्रिटेशन बाइंडिंग इफेक्ट रखता है। तो जो कानून सुप्रीम कोर्ट पास करता है, दैट हैव आल्सो द पावर ऑफ लॉ, फोर्स ऑफ नहीं, लॉ है। वो रखता है, वो वकील साहब रखता है, लेकिन इस सनशाइन लॉ में पेनल्टी के बारे में इस कोड में ऐसी कोई कोमा भी नहीं है जिसपे किसी तरह का नहीं, कोई वो तो क्वेश्चन मैंने खड़ा आपसे किया जा शुरू में ही सकता। कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो चीजें लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन है उसको मानना चाहिए। लेजिस्लेचर ने फिक्स कर रखा है कि 250 और अधिकतम 25,000, तो बनाने वाले ने जो उसका मंतव्य था वो स्पष्ट कर दिया है, तो उसमें इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं है। लेकिन मे भी इसके तो बाद लिखा ही भी नहीं माननीय है। न्यायालयों ने इंटरप्रिटेट किया है, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में फाइनली डिसाइड होगा कि इंटरप्रिटेशन वैलिड है या कि नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। शिवानंद जी और हमारे शिवानंद जी, मैं हाँ, आलोक। आलोक जी, आप लोग सर बहुत बढ़िया डिस्कशन आज कर रहे हो, लेकिन क्या आयोग का जो आदेश है, क्या आयोग ने CPC ऑर्डर 19 को फॉलो किया है कि नहीं किया है ऑर्डर को पास करने से पहले? जबकि CPC ऑर्डर 19 ये कहता है कि अगर अपील आई है तो अपील का डेफिनेटली रिटन सबमिशन आएगा या ऑब्जेक्शन आएगा। अगर रिटन सबमिशन या ऑब्जेक्शन आया है तो वो ऑर्डर CPC ऑर्डर 19 को फॉलो किया गया है कि नहीं फॉलो किया? अगर CPC ऑर्डर 19 को फॉलो किया गया है तो डेफिनेटली जो भी कहा गया है वो साक्ष्य के संग कहा गया है, और साक्ष्य पे दिख रहा है कि कितने दिनों का विलंब है। 10 दिन का विलंब है तो 25 गुणे 10, 250 गुणे 10, बहुत स्पष्ट सी बात कही गई है। मतलब काफी स्पष्ट रूप में इस बात को व्याख्या की गई है कि दंड कितना लगेगा और किन कारणों पे लगेगा। लेकिन अभी जो सूचना आयोगों के फैसले हैं दंड आदेश के मामलों में, वहां पे उन्होंने CPC ऑर्डर 19 को फॉलो नहीं किया हुआ है। आप अपर कोर्ट्स में जाओगे तो हो सकता है कि नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर रिमांड बैक हो जाते हैं।
सारी चीजें एफिडेविट में सूचना आयोग में कहाँ प्रस्तुत होती हैं? ऑर्डर 19 का फॉलो कहाँ होता है वहाँ? इतना सिविल प्रोसीजरल कोड पे जितना आप जा रहे हो, ऑर्डर 19 एफिडेविट में सारी चीजें कहने की बात जो करता है, वो चीजें कहाँ होती हैं आयोग में? आयोग को इतना आप लिस्ट कर देंगे तो फिर वहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसमें देखिए मिश्रा जी सही कह रहे हैं, सीपीसी लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का वेल सेटल्ड लॉ है कि स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर द जनरल लॉ। तो आरटीआई एक्ट ये स्पेशल लॉ है, और जो स्पेशल लॉ है वीरेंद्र जी सुनिए, वीरेंद्र जी आप सुनिए, तो आयोग को पावर सीपीसी में दी गई है नोटिस सर्व करने के लिए। जब आयोग को सीपीसी की पावर्स अपहेल्ड की गई, तो इसीलिए अपहेल्ड की गई कि ऑर्डर पास करने से पहले लेकुना ऑफ लॉ ना रह पाए, केवल फोकस नोटिस देने का बीच सर आलोक जी सर आ गए हैं, सर हम लोगों के बीच जुड़ चुके हैं। इफ समथिंग और इज इस नॉट विषय में क्लियर देन सर ही ओनली प्रोविजन मार्गदर्शन ऑफ करेंगे। शैल बी फॉलोड। चलिए सर। इस डिस्कशन को अपन आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में माननीय सूचना आयुक्त महोदय मध्य श्री राहुल सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत है। और जिस प्रकार से टॉपिक था कि ये जो जुर्माने को लेकर के अलग अलग हाई कोर्ट ने अलग अलग जो निर्णय दिए हैं, तो सवाल यह है कि फिर सूचना आयुक्त किस निर्णय को फॉलो करें और कैसे उनके निर्णय हों, इसी विषय पर है। और प्रश्न भी लिए जाएंगे जो हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। तो कार्यक्रम को सर आगे प्रोसीड करें। देखिए शिवानंद जी, जो टॉपिक पे जो चर्चा चल रही थी उसमें चूंकि आप लोगों ने थोड़ा सा जो इनिशियल डिस्कशन किया ही होगा कि किस तरह की एक लीगल एक स्टैंडिंग अभी बनी हुई है इस स्थिति को लेकर के, तो उस पर सभी सूचना आयुक्त जो है अपने अपने विवेक के अनुसार अब उस पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि लॉ में इस तरह का कोई जो प्रोविजन है वो बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं है। और हाई कोर्ट और डिवीजन हाई कोर्ट के ऑर्डर्स इसमें हैं 2012 के। एक दिल्ली हाई कोर्ट डिवीजन हाई कोर्ट का ऑर्डर है 2012 का आनंद भूषण केस में। दूसरा हिमाचल प्रदेश का भी ऑर्डर है डिवीजन कोर्ट का 2012 का ही संजय हिंडवान केस में। उसमें भी 25,000 जुर्माने को उन्होंने फिक्स्ड मांगा, और दिल्ली हाई कोर्ट डिवीजन ने 2012 में ही इस जुर्माने को डिस्क्रिशनरी पावर माना। तो आप सोचिए कि दो डिवीजन हाईकोर्ट के आधा 2012 से अगर हम इस मामले को लें, 2012 में दो डिवीजन हाईकोर्ट इस देश में उन्होंने निर्णय अपना सुना दिया। एक ने कहा कि ये जुर्माना जो है ये इसको फिक्स माना जाए, 25,000 अगर लगाया है, 25,000 अगर एक्ट में लिखा हुआ है 250 रुपए के हिसाब से, तो 25,000 ही लगना चाहिए। ये हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा डिवीजन बेंच ने, और दिल्ली हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने कहा ही डिस्क्रिशनरी है। 25,000 लगाया है तो इसका ये मतलब नहीं कि 25,000 ही लगेगा। ये विवेक के ऊपर डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन कमीशन के कि वो कितना जुर्माना लगाए। अब कहानी इसके आगे शुरू होती है 2012 से। 2012 के बाद 2016 में हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट और हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसमें उन्होंने निर्णय सुनाया कि 25,000 जुर्माना जो है फिक्स माना जाए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के जो डिवीजन बेंच का ऑर्डर था 2012 का, उसको उन्होंने कोर्ट किया और जुर्माना उन्होंने 25,000 फिक्स कर दिया। फिर उसके बाद 2017 में एक और ऑर्डर आया दिल्ली हाई कोर्ट का आरके जैन के केस में। उसमें भी उन्होंने डिस्क्रिशनरी माना, उन्होंने अपने डिवीजन बेंच को उन्होंने फॉलो किया। उन्होंने कहा कि डिवीजन बेंच ने 2012 में आदेश दिया था, तो हम 2017 में हम निर्णय सुनाते हैं कि ये डिस्क्रिशनरी ऑर्डर है। उसके बाद फिर आप देखिए 2018 में फिर एक ऑर्डर आया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फिर इसको माना कि ये जो है ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ये आयोग के ऊपर छोड़ देना चाहिए। 2021 में कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। कर्नाटका हाई कोर्ट ने किशन राव केस में ऑर्डर दिया वर्सेस जो कर्नाटका इंफॉर्मेशन कमीशन का मामला था। इंफॉर्मेशन कमीशन ने 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। सज्जन जो थे, वो जो एप्लीकेंट थे वो नाराज थे, उन्होंने कहा कि नहीं पूरा जुर्माना लगना चाहिए, तो वो चलेगा हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कर्नाटका हाई कोर्ट ने कि 5,000 नहीं 25,000 ही लगेगा। और उन्होंने जो इंफॉर्मेशन कमीशन का निर्णय था कर्नाटका का उसको पलट दिया, उन्होंने कहा कि 25,000 लगेगा। अब आपको मेरा कहना है कि एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हम लोग देखते हैं उसमें एक चीज ये भी देखनी होती है कि प्रैक्टिकली जो लॉ है उसके प्रोविजंस हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कराने की स्थिति में है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक चीज देखी है कि अब मेरा आप लोगों से ही प्रश्न है,
मैं आप लोगों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं कि आप लोग डिस्कस करके मुझे बताएं कि इसमें आप लोगों की क्या राय है। कई जगह पीआईओ की सैलरी 8,000 रुपए महीने की, कई जगह 12,000 रुपए, कई जगह 22,000 रुपए, कई जगह 30,000 रुपए। अगर आप 25,000 रुपए का जुर्माना लगा देते हैं तो वो पीआईओ जो है उसका घर का खर्च कैसे चलेगा? तो इसमें आप लोग खुद अपना आप लोग एक्टिविस्ट भी हैं, लॉ फील्ड से भी हैं, समझ भी रहे हैं, इस एक्ट को देख भी रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से इसमें ये प्रश्न मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप लोग बताएं इसमें चर्चा करके कि या तो फिर हमें अगर जुर्माना अगर 25,000, जो मेरी समझ है वो ये है कि अगर जुर्माना 25,000 अगर मैंडेटरी लगाना है तो फिर आपको पीआईओ का भी एक स्टैंडर्ड निर्धारित करना होगा कि वो कितनी सैलरी वाला पीआईओ बन सकता है पीआईओ। क्योंकि ये तो नहीं होगा, ये बड़ी मतलब ने आप खुद सोचिए कि किसी की सैलरी अगर 8,000 रुपये है, आपने 25,000 रुपये लगा दिए। और कई जगह तो किस्तों में लगाने की वो है, कई हमारे पास एप्लीकेशन आती है, जैसे हमने कई बार ऐसे भी आते हैं अधिकारी, जैसे हमने 25,000 लगा दिया तो वो अधिकारी आता है कहते हैं कि साहब इसको 3 किस्तों में कर दीजिए, 2 किस्त में कर दीजिए। तो जरूर कोई ना कोई मजबूरी तो रही होगी, नहीं तो कोई अधिकारी ये क्यों बोलेगा कि आप इसको 3 किस्त में कर दीजिए, 2 किस्त में कर दीजिए। तो सर इसमें मैं हाईकोर्ट का निर्णय बताना चाहता हूँ। जी, जो उत्तराखंड में यह प्रावधान है कि जो राजरानी केस 2018 उत्तराखंड हाईकोर्ट में गया था, वीरेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज में दिक्कत है वीरेंद्र जी। आप देखिए राहुल सर, हाँ लोग जी आयोग बताएं। को आयोग को ये देखना होगा कि बात सुन लीजिए, जो जन सूचना अधिकारी प्लीज है, आपको टाइम मिलेगा, मेरी बात सुन लीजिए पहले, केस सुन लीजिए। आप उसका चाहेंगे तो विरोध करना बाद में। वीरेंद्र जी आपकी आवाज बहुत ही खराब है, बिल्कुल मतलब समझ में नहीं क्या बोल रहे हैं। हाँ, नहीं वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। थोड़ा सा दूसरी बात ये है कि जो क्वांटिफिकेशन की बात है, अब इसमें जो 18 और 20 में जो दिए गए हैं, इसमें अलग अलग तरह से इसका वायोलेशन होता है। तो जहां पर डिले है तो डिले में आप क्वांटिफाई कर सकते हैं कि 1 दिन या मैक्सिमम 100 दिन, क्योंकि 100 दिन का यदि है तो 25,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वांटिफाई कर सकते हैं। जी राहुल सर, मैं ये कह रहा था, आप आयोग में इसलिए हैं कि आप ये देखें कि जो जन सूचना अधिकारी है उसकी एक मिनट आलोक जी, पहले वो नहीं हो दोनों पाता तरफ से आवाजें आ रही हैं, उसमें जो नहीं आएगा। तो उसमें क्वांटिफाई करना हर एक मामले में पॉसिबल। वीरेंद्र जी आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है, पहले तो आप नेटवर्क क्षेत्र में आ जाइए, नहीं तो पूरा डिस्कशन खराब चला जाएगा। तो पहले आप क्लियर कर लीजिए कि आप आलोक जी को सुन देते हैं बीच में। आप बोलिए अपने आप को। और हमारे बीच में शैलेश सर भी आ चुके हैं। सर हार्दिक स्वागत है आपका। नमस्कार शैलेश साहब। हाँ आलोक जी, हाँ बोलिए। जी राहुल सर, मैं ये कह रहा था कि हम आयोग को ये देखना है कि जन सूचना अधिकारी की नीयत क्या सूचना उपलब्ध कराने की थी या नहीं थी, और उस जन सूचना अधिकारी को उस अधिनियम की सख्ती का प्रशिक्षण दिया गया है या नहीं दिया गया। मीन्स उसकी इंटेंशन नागरिक को सूचना नहीं उपलब्ध कराने की थी, तो मैक्सिमम पेनल्टी पावर आयोग को पावर है इम्पोज करना चाहिए। अगर आलोक जी अगर प्रशिक्षण नहीं दिया गया हो तो क्या करेंगे? सर ये अब 18 वर्षों में ये कह नहीं सकता है सर, डेफिनेटली अब ये नहीं आपसे हम सुन बताइए ना। नहीं, नो सर, अब ये आपसे नहीं सुना जा सकता कि 18 वर्ष में आपके जन सूचना अधिकारी प्रशिक्षित नहीं है। सॉरी टू से। अब यही तो बात है। वो तो ये देखिए ऐसा है, मेरा तो उसमें ये हमारे सामने किसी भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सामने हमेशा ये जो भी पीआईओ आता है, जब भी उसको पेनल्टी देने की बात करते हैं तो उसका एक ही बहाना ये रहता है, वो ये एक्सक्यूज देते हैं कि साहब हमें कानून की जानकारी नहीं थी। तो हम तो उसमें ऑर्डर में लिख के देते हैं कि कानून की जानकारी ना होना कानून के उल्लंघन का आधार नहीं बन सकता है, और पेनल्टी लगा देते हैं। वो अलग बात है। लेकिन जहां तक आपका कहना है कि प्रशिक्षण है या नहीं है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर एक वसूली के मामले में भी एक सामान्य नियम है कि जो
नहीं राहुल सर, जहाँ पर नहीं राहुल वसूली की सर, जाती है राहुल किसी की सर, सैलरी से, तो राहुल उसमें सर, यह है कि सर 50% से ज्यादा वेतन से ना हो, वीरेंद्र तो सर, एक महीने में आप केवल उतना ही रिकवरी कर सकते हैं जो उसके वेतन के 50% से ज्यादा ना हो। दूसरा है कि उत्तराखंड की जो नियमावली है उसमें यह दिया गया है कि जो 25,000 है दैट शुड बी रिकवर्ड इन नॉट मोर देन 3 इंस्टॉलमेंट्स, और वो भी पहले 3 महीने तक एक भी रुपया रिकवर ना किया जाए, क्योंकि उसको हाईकोर्ट में चैलेंज करने का मौका दिया जाता है कि 3 महीने के अंदर वो हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकता है, और यदि पीआईओ चैलेंज ना करे तो तीसरे महीने के बाद रिकवरी शुरू होता है, और जो रिकवरी है दैट शुड नॉट बी मोर देन 3 इंस्टॉलमेंट्स, जिसमें 8,000, 8,000, 9,000 इस तरह से 3 इंस्टॉलमेंट में उसको वसूल किया जाए। इस तरह के ऑर्डर नॉर्मली सूचना आयोग पारित करता है। तो ये वित्तीय नियम ये है कि जितना सैलरी है उसका 50% से ज्यादा एक महीने में वसूली नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अदरवाइज फिर उसका फैमिली जो है उसका भरण पोषण का प्रॉब्लम आ सकता वीरेंद्र है। कुमार जी, तो इसलिए ये 50% से आपके ज्यादा ना किया जाए, सामान्य नियम है। वीरेंद्र कुमार जी, ये आपके मतलब नियम के अनुसार तो ठीक है, हम तो यहाँ एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं ना। तो एक्ट में तो देखिए प्रोविजन बहुत स्पष्ट है, एक्ट में लिखा हुआ है, इसीलिए डिवीजन हाई कोर्ट जो है हाई दिल्ली, ये माफ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने, डिवीजन कोर्ट ने फैसला दिया था कि 250 रुपए के हिसाब से 25,000 और शेल बी इम्पोज वर्ड यूज किया है। तो इसीलिए जो आपको तो मालूम है हाँ, कि ये तो खैर उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी निर्णय है अलग अलग हाईकोर्ट के, और वो जो उस स्टेट के जो कमीशन है उनको अपने अपने हाईकोर्ट के निर्णय मानना विधिक रूप से बाध्य है। लेकिन दूसरे मेरा हाईकोर्ट कहना है उसको कि मैं तो या दूसरे कमीशन। हूँ, आप नियम के हिसाब से हर स्टेट के अपने नियम हो सकते हैं। मैं तो उसमें आपको एक प्रैक्टिकल विषय ये दे रहा हूँ कि जहां 8,000 की सैलरी पाता हो तो वहां आप कैसे 25,000 रुपए का जुर्माना लगा देंगे। हाँ, वो इम्प्रैक्टिकल है, सही बात है। और इसी को देखते हुए शायद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किया था कि ग्राम प्रधान वगैरह को उस पे हटा दिया था पीआईओ की डेफिनेशन से। हमारे बीच में राहुल शैलेश जी, सर भी जहां कुछ तक बोलना चाह रहे हैं। जी सर। जहां तक मेरी जानकारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 20-25 हजार से कम की सैलरी किसी की नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी। मैं मध्य प्रदेश का नहीं जानता हूं। जो एम्प्लॉइज हैं कॉन्ट्रैक्ट पे लिए, उनकी बात है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे लिए, उनको पीआईओ बना ही नहीं सकते आप। यहाँ तो मध्य प्रदेश में जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय होते हैं, जैसे जो राशन कार्ड की दुकान पे सेल्समैन है, उनको पीआईओ बना दिया है। नहीं, वो तो गलत है सर, वो दैट इज कम्प्लीटली इलीगल, दैट कमीशन शुड ऑब्जेक्ट टू दैट। नहीं, उस मेरे हिसाब से कमीशन ने कहीं कहना चाहिए कि आप ऐसे नहीं बना सकते हो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को, आपके परमानेंट एम्प्लॉय को ही, और परमानेंट एम्प्लॉय का 20-25 हजार से कम सैलरी नहीं होता है। ये मेरा निवेदन है सर। नहीं, सही है, आपका कहना सही है। इसमें इंफॉर्मेशन कमीशन को इसमें ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। और जैसे जो ग्राम पंचायत सचिव होते हैं, उसमें कई कॉन्ट्रैक्चुअल इस पर हैं, तो नहीं, बट वो कॉन्ट्रैक्चुअल लिस्ट में है, उनको मेरे हिसाब से पीआईओ बनाना ही सरासर गलत है। उसमें गांधी सर, उसमें राहुल सर, उसमें दिक्कत ये है कि जो जीआरएस कहलाते हैं, जिन्हें ग्राम रोजगार सहायक बोलते हैं, वो कई पंचायतों में, हालांकि वो पंचायतों में उनका अलग ही रहता है, उनका कोई रोल नहीं रहता। सचिव का रोल, जो सेक्रेटरी है, उसका पेमेंट तो 20,000 और उसके ऊपर ही रहता है। लेकिन जो जीआरएस, जहां पर सचिव नहीं है, तो जीआरएस को प्रभार दे दिया जाता है, और फिर जब उसके सर पे आ जाती है कि भाई जानकारी आपने क्यों नहीं दी, और जीआरएस वहां पे प्रेजेंट होता है, तो वो ये बोलता है कि साहब हमारी 8,000 या 9,000 ही पेमेंट है। तो उस स्थिति में सूचना आयोग के पास एक दुविधा उत्पन्न हो जाती है मोरालिटी की, मतलब इस तरह से कि भाई कहाँ तक ये नैतिक होगा कि इस व्यक्ति के ऊपर 25,000 रुपए की फाइन लगाया जाए। हालांकि ये बात हमारे ही केस में आई थी, राहुल सर जानते हैं, यहाँ के एक पंचायत का मामला था, फिर उसके ऊपर 10,000, 9,000 कितना तो फाइन लगाया हुआ था। उसका कोई इशू नहीं है, वो तो ठीक है, जितना भी फाइन तो फाइन है। पर मतलब हालांकि वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल, ये जो जीआरएस का है यहाँ पर, तो जीआरएस यहाँ पर मतलब सब में नहीं है, सभी पंचायतों में लोक सूचना अधिकारी वो सचिव ही होता है। लेकिन जिसमें सचिव नहीं है, सचिव विहीन है, और उसको प्रभार दे दिया गया है, कई ऐसी पंचायतें होती हैं वहां पे जीआरएस जरूर काम कर रहा है। और मेरा निवेदन यह है कि जहां पे बहुत छोटे यूनिट्स है, वहां पे असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त करें और पीआईओ को भेज दें वो आरटीआई एप्लीकेशन। और असिस्टेंट पीआईओ का एक्ट में इतना ही काम है कि वो पोस्टमैन के जैसे रिसीव करे और भेज दे। मेरे हिसाब से असिस्टेंट पीआईओ को, डीप पीआईओ जो भी है वो जरूर माना जाता है, बट असिस्टेंट पीआईओ को जुर्माना लगाने की नॉर्मली पोजीशन नहीं होनी चाहिए। और दूसरी एक बात इसके साथ जोड़ना चाहूंगा राहुल जी, मेरे हिसाब से तो हाई कोर्ट्स पेनल्टी के मामले में कॉग्निजेंस लेना कानूनी तौर पे गलत है।
It is not as per the law. नहीं गांधी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे सर हैं। इसमें शैलेश मैं सर, कुछ कहना चाहता हूँ शैलेश नहीं, गांधी साहब से। नहीं सर यहाँ शैलेश जो सर, आप आपका बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। शैलेश सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ऑर्डर में ही अगर वो वर्बल नहीं है, कुछ ऐसी चीजें लॉ में एरर है, तो हाईकोर्ट डेफिनेटली फंडामेंटल प्रोटेक्टर है, व्हाई विल नॉट प्रोटेक्ट? No, no, when writ- order is when order is very verbal, it's everything. When the application was came, when the PIO denied, when the uh, IOG sent a notice, second notice, all those facts when are ever meant, and then after it is said the PIO had been penalized with 25,000, which is maximum safe as per act. High Court will not entertain it. No, I'm sorry, with due respect, high courts are entertaining और रिट के जुरिस्डिक्शन में नहीं फॉलो होता, ये बात ही नहीं कही जाती है। हाई कोर्ट ये भी नहीं देखती है कि रिट जुरिस्डिक्शन में आता है या एपेलेट जुरिस्डिक्शन में है। एंड ऑन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स देयर आर इनफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स टू से कि फैक्ट्स को देखा नहीं जा सकता है रिट जुरिस्डिक्शन के मामले में। सर इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ शैलेश गांधी साहब से। जो आपका ये बात तो सही है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, फर्स्ट और सेकंड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, इनका सैलरी ज्यादा होता है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो पंचायत वाला है, और इसीलिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों को इसकी डेफिनेशन से बाहर किया था। दूसरी बात यह है कि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, तो जो पीआईओ है वो भी भारत का नागरिक है, और भारत के नागरिक को स्टेट के खिलाफ रिट करने का अधिकार है। तो इसलिए पीआईओ जो है उसको भारत का नागरिक नहीं है और रिट का अधिकार नहीं है, ये हम नहीं बोल सकते। मेरी बात मुझे पूरी करने दीजिए। मेरे दो कंटेंशन है। एक तो पेनल्टी ऑर्डर स्टे करना सरासर गलत है, बिकॉज नो इरेवोकेबल हार्म विल कम टू द पर्सन। स्टैट्यूटरी ऑर्डर को ऐसे स्टे करना गलत है। अगर पेनल्टी समझ लीजिए रिवर्स होती है तो स्टेट पेनल्टी वापस कर सकता है। ऐसे नहीं कोई कह सकता है कि गवर्नमेंट पेनल्टी नहीं वापस कर सकती है पीआईओ की। मेरे हिसाब से रिट जुरिसडिक्शन का बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इन आरटीआई मैटर्स, एंड इट शुड बी नेसेसरी दैट फर्स्ट। ये करना गलत हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये कि रिट में ऐसा है कि किसी को भी रिट में जाने का अधिकार है, तो उसमें पीआईओ जो है उसको रिट में नहीं किया जा सकता। अधिकार हर एक को जाने को है, मगर हाईकोर्ट को एंटरटेन करना गलत है। वो जाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है मेरे हिसाब से। नॉर्मली हाईकोर्ट केवल ये देखना चाहिए कि शो कॉज नोटिस और ये जो प्रक्रिया है 2021 उसका कॉम्प्लायंस किया है कि नहीं किया, ये नॉर्मली हाईकोर्ट को देखना चाहिए। मेरे हिसाब से हाईकोर्ट को स्टे देने के पहले दो चीज तय करनी चाहिए। एक तो ये कि रिट जुरिसडिक्शन में बैठता है, इतना कम से कम देख ले वो। दूसरा, और कुछ रीजनिंग बता दे कि रिट जुरिसडिक्शन में बैठता है। दूसरा, स्टे अगर देने की बात है तो स्टे देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इरेवोकेबल हार्म कोई आगे नहीं सकती है। तो ये दोनों तरह से ये गलत है। ये स्टे देना तो सरासर गलत है, और रिट जुरिसडिक्शन में है या नहीं वो देखे बिना ऐसे ही एडमिट कर देना और नोटिस इशू करना मेरे हिसाब से कानूनी तौर पे गलत है। वो कानून का अमेंडमेंट हो रहा है बाय द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। सही है सर, ये बात तो आप हमेशा इस बात को लेकर के मुखर रहे हैं, और ये सही भी है कि भाई। और मेरे हिसाब से नागरिकों को ये भी देखना चाहिए कि कोर्ट्स अपनी जुरिसडिक्शन बराबर से इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर सब स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज का कोई जुरिसडिक्शन ही नहीं रहता, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रहता है। सिर्फ कोर्ट का रिस्पेक्ट रहेगा और किसी का नहीं रहेगा तो वो देश चल नहीं सकता है। पॉइंट यही है कि एक बार आयोग को भी सुन लेना चाहिए, एक बार उस मतलब जो उसमें पार्टी है, रिस्पोंडेंट है, उसको भी एक बार सुन लेना चाहिए, इसके बाद स्टे देना चाहिए। सही है। और नहीं, स्टे आई रिपीट, स्टे देना ही नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से स्टे तब देना चाहिए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के ऑर्डर पे जब इरिपेरेबल हार्म हो। पेनल्टी देने से इरिपेरेबल हार्म नहीं होता है, पेनल्टी वापस स्टेट कर सकती है। नहीं तो सर अब यहाँ पे समझिएगा बात को। पॉइंट ये रहता है कि जो हमारे वकील साहब लोग रहते हैं वो केस को इस तरह से रिप्रेजेंट ही करते हैं कोर्ट के समक्ष कि वो इरिपेरेबल हार्म ही होता है, इस तरह से वो दिखता है कोर्ट को, और इसीलिए वो स्टे दे देते हैं। इसीलिए उनको लगता है कि ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ शिवानंद जी, ये बहस ही नहीं हुई किसी कोर्ट में आज तक शायद। नहीं मतलब सही है, लेकिन हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन मतलब ये वकील हमारे वकील मित्र ये मानते हैं कि कोर्ट जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।
क्योंकि वहां पर दूसरा पक्ष तो बोलने के लिए उसको टाइम नहीं रहता है, ना सूचना आयोग को रहेगा, ना रिस्पोंडेंट मतलब हम लोगों को रहेगा जो उसमें आरटीआई यूजर होते हैं उनको भी नहीं नहीं सर, रहता है। देखिए तो जब एक पक्षी शैलेश सर, एक पक्षी देखना है तो शैलेश उसमें सर, तो फिर कोर्ट को यही लगता है कि नहीं ये तो इरिपेयरेबल हार्म शिवानंद जी, है, ये तो शिवानंद बहुत जी, ज्यादा मतलब शिवानंद जी, सूचना आयोग ने तो इतना बड़ा इनकी तो हत्या कर दी है, इसलिए वो तत्काल इसमें स्टे दिया जाता है, तो इस तरह सर से हो मेरा जाता भी नहीं नहीं, थोड़ा सा शिवानंद जी, शिवानंद जी, है। शिवानंद जी, एक चीज देखिए, जब एक्ट में लिखा है, एक्ट नंबर में रूल 23, तो अगर रूल 23 का ऑर्डर जो है वो वेल स्पेसिफिक है, हाई कोर्ट शैल नॉट एंटरटेन, बहुत स्पष्ट है। और जहाँ पे रूल 23 का ऑर्डर अगर वैलिड नहीं है तो हाई कोर्ट हैज द राइट। ये दो बातें हमें बहुत स्पष्ट समझनी होंगी। अगर रूल 23 में जो ऑर्डर है वो स्पष्ट है, हाईकोर्ट क्यों सुनेगा? हाईकोर्ट फालतू बैठा है आपके लिए, आप हाईकोर्ट का टाइम खराब करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट सुन रहे हैं, और मैंने एक ही केस देखा है अब तक। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक केस में ये कहा था कि रिट जुरिडिक्शन नहीं बैठता है। अदरवाइज मैंने अभी तक एटलीस्ट कोर्ट्स के डिसीजन ऐसे नहीं देखे कि रिट जुरिडिक्शन बैठता है कि नहीं, उस पर एटलीस्ट निर्णय तो लें। पहले वो एस्टैब्लिश तो करें कि रिट जुरिडिक्शन में आता है। और दूसरा, स्टे देने के पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस होना चाहिए कि भाई अगर 25,000 रुपए भी स्टेट को दिया पेनल्टी के तौर पे, तो 25,000 स्टेट वापस नहीं दे सकता है क्या? ये बहस ही नहीं हो रही है कोर्ट में। ये बहस होना बहुत जरूरी है, और मैं इसीलिए इस फोरम में ये कह रहा हूँ कि हमारे जो वकील मित्र है वो इन बातों पे थोड़ा ध्यान दें और गौर करें। ठीक है सर, देवेंद्र प्रवाल जी आपने हैंड रेज किया होगा, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर मैं इसमें बस इतनी ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि आयोग का काम पेनल्टी लगाना है, और आयोग को जो एक्ट में लिखा हुआ है उसके अनुसार वो पेनल्टी लगाएगा। और पीआईओ की हैसियत है कि नहीं उस पेनल्टी को भरने या नहीं भरने की, वो जिम्मेदारी देखनी पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी है। क्योंकि 19(8) में जो ऑर्डर दिया जाता है आयोग के द्वारा, वो भले पीआईओ के अगेंस्ट हो, लेकिन वो ऑर्डर जो है जारी किया जाता है पब्लिक अथॉरिटी को, और पब्लिक अथॉरिटी इस वसूली को करती है, आयोग नहीं करता है। तो आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और पब्लिक अथॉरिटी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अब पब्लिक अथॉरिटी ने अगर गलत चयन किया है या गलत आदमी को अपॉइंट किया है एज ए पीआईओ, तो वो व्यक्ति आयोग को पार्टी कोर्ट में नहीं बना सकता, वो पार्टी बनाएगा पब्लिक अथॉरिटी को। वो वहां पे पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट जाना होगा तो जाएगा कि भाई वो उतना कैपेबल है या नहीं है, या उस फीस को कैसे कम करनी है, रियायत करनी है, तुतुल में वसूलनी है। वो इश्यूज देखना पब्लिक अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसे कि ये एक वेल नोन बात है कि जो पीआईओ है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस नहीं हो सकता, और चूंकि पीआईओ मीन्स पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ऑफिसर दैट मीन्स सेकेंड और फर्स्ट ग्रेड का पर्सन होता है, ना कि वो थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड का पर्सन होता है। और चाहे वो स्टेट का एम्प्लॉय हो चाहे सेंट्रल का एम्प्लॉय हो, अगर वो सेकेंड ग्रेड का एम्प्लॉय है तो मिनिमम टू मिनिमम उसकी 20-25 हजार रुपए की सैलरी मंथली होती है। और ऐसे भी मेरा तो ये पर्सनल मेरा मानना है कि पीआईओ तो उन लोगों को अपॉइंट किया जाता है पब्लिक अथॉरिटी में जो या तो बहुत कुख्यात बदमाश या खतरनाक होते हैं उस डिपार्टमेंट में, जो उनके खेवैया होते हैं नाव के, या तो फिर ऐसे लोगों के साथ किया जाता है जिनके साथ दुश्मनी निकालनी हो पब्लिक अथॉरिटी को। क्योंकि सीधी सी बात है कि काम करने वाले वहां पे सारे लोग काम कर रहे हैं, और अगर पेनल्टी लगने का स्कोप है तो वो पीआईओ के ऊपर है। और ऐसा अगर पद या ऐसी कोई व्यवस्था हमारे सिस्टम के अंदर है और ऐसे व्यक्ति का चयन करना हो, तो उस चयन का निर्धारण करना एक बहुत बड़ी समस्या होती है, ऐसा मेरी समझ में है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जो जिसका काम है वो करे तो ठीक है, और जो लॉ में लिखा हुआ है हमको तो लॉ के हिसाब से काम करना है। क्योंकि उसने अगर लॉ की वायलेशन की है या अगेंस्ट काम किया है, उसने उस प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है जो की जानी उससे अपेक्षा की जाती है, तो वो गलत है। और एक्ट को ना जानना, उसको ट्रेनिंग ना मिलना, ये सब चीजें देखने की जिम्मेदारी पब्लिक अथॉरिटी की है। नोडल एजेंसीज की जो अथॉरिटी बनाई जाती है उनकी है। आयोग की भी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज की समीक्षा करते रहे कि उसके जो क्षेत्र में आने वाले प्राधिकरण है, पब्लिक अथॉरिटीज है, उनके यहाँ पीआईओ की जो अपॉइंटमेंट है वो सही हुई है कि नहीं हुई है, इसकी समीक्षा करने का अधिकार बिल्कुल आयोग के पास है। और मेरे ख्याल से आयोग ऐसा करता भी रहता है। और अगर उसको ऐसा कुछ पाया जाता है कि भाई वहां पे प्रॉपर अपॉइंटेड नहीं है, तो सबसे पहले उसको ऐसा बदलाव करना चाहिए। और ऐसे रिकमेंडेशंस भी
प्रॉपर इश्यूज करते रहने चाहिए अपने उसमें, कि कल को अगर उस डिपार्टमेंट या अथॉरिटी से कोई आए कल को कि ये बोलते हुए कि भाई हमें तो नहीं मालूम था या ऐसा है या वैसा है, तो ये सब चीजों की जो चीजें हैं उस चीज पर आयोग अपने जगह स्पष्ट तौर पर बोल सके कि हम कंटिन्यूअसली इस पर इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस देते रहे, मीटिंग समीक्षाएं होती रहनी चाहिए। और बस मेरा तो इतना ही कहना है सर, बाकी आप लोग सब सर आगे है। ठीक है देवेंद्र जी, और अब हम लोग आगे प्रश्न ले लेते हैं, उसी के बीच में अपन डिस्कस भी करते रहेंगे। उमेश कुमार कौन है मांडू से? उमेश कुमार जी, आपका क्या प्रश्न है? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए। प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरा सारा जमीन टाटा कंपनी ले चुका है, ठीक है, और सीओ से भी वेरीफाई हो चुका है, डीसी से भी, एसी से भी, प्रधानमंत्री तक हम लेटर लिखे हैं, सब चीज कर चुके हैं सर, राज्यपाल से भी, लेकिन कोई भी तंत्र अभी हमको सपोर्ट करने के लिए एग्री नहीं है। सारा तंत्र हमको छोड़ दिया, अकेले हम अकेले लड़ रहे हैं सर। नहीं तो आपका हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं? आरटीआई से कोई जुड़ा हुआ प्रश्न है? आपने कहीं आरटीआई वगैरह लगाई है क्या, या लगाना चाह रहे हैं? क्या जानकारी आप चाहते हैं? नहीं, आरटीआई भी हम लगाए हुए थे प्रधानमंत्री के थ्रू, वहां से भी वेरिफिकेशन होके मेरे ही पक्ष में आ गया है पेपर, ठीक है। फिर भी कंपनी का कहना है सर कि नहीं, आपका जमीन में हम नौकरी दे चुके हैं, आप जाइए दलाल से बात करिए। ठीक है, तो अब इसमें आप शिकायत ही कर सकते हैं। आरटीआई भी आप लगाए हैं, आपके पक्ष में आप बता रहे हैं कागज आ गए हैं, तो आप इसमें उसके आधार पर शिकायत ही कर सकते हैं। यदि ना माने तो शिकायतों के बाद फिर आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में किसी वकील को पकड़ लें और कोर्ट में पिटीशन एक दायर कर दें उसको लेकर के कि भाई हमने इतनी बार इनको रिप्रेजेंटेशन दिया, 10 बार शिकायतें की फला फला जगह पर, और ये कार्यवाही नहीं हो रही है, तो हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं बचा है, तो हम माननीय न्यायालय के शरण में आए हैं। इस तरह से आपको करना पड़ेगा उमेश जी। जी सर। हाँ, यही तरीका है ना। तरुण जी, आपका क्या प्रश्न है? हाँ ओके, तरुण जी। हेलो, नमस्कार सर सबको। हाँ नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है, मैंने एक आरटीआई लगाई थी जिसमें मैंने 7 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। तो वो था वार्षिक डाटा 1 जनवरी 2000 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक। तो उसके बाद प्रथम अपील लगाई, प्रथम अपील में कोई जवाब नहीं आया तो मैंने सेकंड अपील दायर कर दी। सेकंड अपील दायर करने के बाद प्रथम अपील अधिकारी को भी मैंने वो ईमेल से कॉपी भेज दी, तो उन्होंने उसके बाद मेरे को प्रथम अपील अधिकारी ने आदेश पारित किया कि इनको सूचना दे दी जाए इन 7 बिंदुओं पर। उन्होंने उसमें लिखा भी अपने आदेश में। उसके बाद भी मुझे जब वो 6 महीने तक नहीं मिली तो मैंने एक दूसरी आरटीआई लगाई जिसमें मैंने उन 7 बिंदुओं में सूचना जो है 1 जनवरी से 31 जुलाई तक कर दी। वो डाटा जो संख्या मांगी थी 7 बिंदुओं वाली, और साथ में 2 प्रश्न और जोड़ दिए कि मुझे एक तो ये बताया जाए कि आपका लास्ट ऑडिट कब हुआ था, ऑडिट डेट, और ये पूछा उसमें कि क्या ये सूचना जो संसद और विधान परिषद को दी जा सकती है या नहीं। तो वो जब उनको वो मिली दूसरी आरटीआई, तो उसके 15 दिन बाद उन्होंने पहली वाली आरटीआई निस्तारित कर दी और उसमें भी सूचना मुझे गलत थी। उसके बाद दूसरी आरटीआई के जो मैंने दूसरी नई लगाई थी 9 प्रश्नों के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे आज तक। अब मेरी प्रथम जो पहली वाली आरटीआई थी उसकी तो जो है 1 जुलाई को है सर सुनवाई उत्तर प्रदेश आयोग में, और दूसरी जो आरटीआई थी उसकी सुनवाई हो चुकी है राजीव कपूर जी की उसमें कक्ष में उत्तर प्रदेश में। उन्होंने क्या किया कि पीआईओ ने जो दूसरी आरटीआई निस्तारित, पहली आरटीआई निस्तारित करी, उसको दूसरी में दिखा के और उसमें भी मुझे गलत सूचना आयोग में भी दिखा के पास करवा दिया कि जी, जबकि मैंने अपना रिटर्न सबमिशन सब कुछ पूरी तरह एक्सप्लेन करके सब कुछ उसमें दिया है। तो उसमें क्या किया जा सकता है सर? अभी 1 जुलाई को सर फिर मेरी जो दोबारा से है जिसमें दूसरी मतलब सेम जो वार्षिक डाटा है उसके अनुरूप, और जानकारी उसमें गलत दी गई। जी राहुल सर, गांधी सर, आप में से आपको सर म्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट। हाँ तरुण जी। हाँ जी सर। जानकारी पीआईओ ने गलत दी है जानकारी। ये सर जानकारी भी गलत दी है सर, और जो दी भी है वो सर पहली बार तो 150 दिन की देरी से दी है प्रथम अपील में पारित, सेकंड अपील दायर होने के बाद भी, और दूसरी वाली की तो दी सर जब आयोग के लेटर उनको पहुंचे तब उसके बाद दी है। क्या आपसे चार्ज भी लिया गया?
नहीं सर, चार्ज नहीं लिया गया सर, लेकिन जानकारी सर आज तक भी गलत है। फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया। यस सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपके पास जो जानकारी जो गलत आई है, और जो जानकारी मतलब जो गलत आई है और जो जानकारी आपने मांगी है, उसको बहुत क्लियरली आपको लिखना होगा क्या चीज गलत आई है। सर मेरे पास वो मैंने एविडेंस टेबुलर फॉर्म में बना के सारा टेबुलर फॉर्म में दिया सर। उसके बाद राजीव सर ने वो खाली उनका सुन के पारित कर दिया सर आदेश कि जानकारी इनको दे दी गई है। ये तो एविडेंस भी लगा। ये फर्स्ट अपील में हुआ ना अभी आपका? नहीं सर, सेकंड अपील के एक सुनवाई हो चुकी है सर, एक आरटीआई पे, दूसरी में जिसमें पहले लगाई थी उसकी अब 1 जुलाई को है। हाँ, मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा आपको इसमें बहुत स्पेसिफिकली आपको बताना होगा। 2-3 चीजें होती हैं जो जानकारी गलत की होती है और सही की होती है, जिसको लेकर के लोग अक्सर क्योंकि आप अपनी जगह आप भी सही होंगे। एक जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने एक कोई आपने एक प्रोसेस की जानकारी मांगी है, उस प्रोसेस में ABCD एक पैटर्न है, उसमें आना है। अब आपको जानकारी जो दी जाती है वो ACD दी जाती है, B नहीं दी जाती है। एज पर प्रोसेस उनको फॉलो करना है, ABCD होगा। अब आप तो जान रहे हैं उसका लीगल पोजीशन, आप जान रहे हैं कि इसने गड़बड़ की है, तो आप बोलते जानकारी गलत दी है, लेकिन उसकी फाइल में जो अवेलेबल है ACD, उसने वही उठा के दे दिया आपको। तो वो एक तरह से आपके पास एक एविडेंस हो गया कि उन्होंने गलत कार्रवाई की है, गलत व्यवस्था है। तो आप उसको प्रूफ बना करके आप फर्दर दूसरे फोरम पे जाकर के उसकी शिकायत कर सकते हैं कि इन्होंने ये प्रोसेस के तहत इनको ABCD करना चाहिए था, रखना चाहिए था, लेकिन इनके पास जो है इन्होंने उसको बाईपास करते हुए ACD किया है। सर बाईपास नहीं सर, इसमें मेरे ऊपर सर मुकदमा दायर था, तो उसकी कार्रवाई के लिए उन्होंने सम्मन भी भेजे थे मुझे। तो मैंने उस सम्मन, उनसे पूछा था कि सम्मन भेजे गए हैं क्या, तो उन्होंने पूरे साल में बोल दिया हमने सम्मन ही नहीं भेजे, 0 भेजे हैं। और मैंने वो सम्मन की कॉपी भी उनको लगा के दे दी है सर। तो मतलब इतना झूठ बोला कि आपके अब मैं समझ गया ना, मैं वही समझ रहा था, प्रोसेस का फ्लॉ है। आप चाहते हैं कि वो PIO जो है लिख करके दे दे आपको कि हाँ सर मैंने गड़बड़ की है, मैंने ये सम्मन नहीं भेजे थे, मैंने ये गड़बड़ कर दी, वो गड़बड़ कर दी। आप उससे लिखित में कबूलनामा दें कि नहीं कबूलनामा तो सर, कबूलनामा नहीं सर, मैं प्रोसेस को सुधारना चाहता हूँ ताकि जिस आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है, उनका इंफॉर्मेशन से आप ये वेरीफाई कर पा रहे हैं कि एक प्रोसेस में पूरा प्रोसीजर फ्लॉ था। वो जो उसको आपने पकड़ लिया है RTI के तहत जो दस्तावेज उससे आप पकड़ पाए। तो आपको ये करना है कि अब आप उसको उसके अगेंस्ट शिकायत करनी है अलग से, और फिर उसको परसिस्ट। सर वो मेरा तो वैसे तो उन माननीय जो हमारे PIO साहब है उनकी वजह से ही आज मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूँ सर, कि अगर वो ना करते गड़बड़ तो आप जैसे बड़े लोगों के बीच में सर बैठने का मौका नहीं मिलता मुझे, ना ज्ञान प्राप्त होता है इतना सर। तो उनका तो मैं अधिक कहते हैं ना सर, गुरु तो कोई भी हो सकता है, तो उनकी गलती की वजह से मुझे ज्ञान मिल रहा है, ये भी है सर। ये तो देखिए ऐसा है कि मतलब ने दिक्कत यही है हमारे देश में कि RTI लोग मजबूरी में लगाते हैं। यस सर। वो एक आदत होनी चाहिए आपको, एक मतलब मैं तो कहता हूँ कि वो दिन बहुत ही अच्छा दिन होगा हर छोटी चीज के लिए। आप लोग जब जहाँ सवाल पूछते हैं लोग, उनका उसका जवाब नहीं मिलता, मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ एक RTI फाइल करके देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। यस नहीं सर, अभी तो मैं एक्टिविज्म में आ गया हूँ सर, अभी तो आई एम डूइंग फॉर द सोसाइटी आल्सो। हाँ वो करना चाहिए। ठीक है तरुण जी, थैंक यू सर। आपकी तरफ से लोगों को थोड़ा सा करिए कि कोई भी चीज में अगर जानकारी नहीं मिल रही है उनको बोलिए कि आप एक शिकायत करिए, शिकायत करने के बाद एक आप RTI एप्लीकेशन डाल दीजिए कि मेरी शिकायत पे क्या कार्रवाई हुई। और आप देखिए आपको आपके जो भी आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की समस्या हो, कहीं पार्क की समस्या हो, नदी नाले की समस्या हो, वो सब में आपको पब्लिक अथॉरिटीज जो है वो जवाब देंगे आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है तरुण जी, धन्यवाद। और अगला प्रश्न लेते हैं। अक्षय गोस्वामी जी, आपका क्या प्रश्न है? आगे चलते हैं। अटल मिश्रा जी, आपका क्या प्रश्न है? अपने आप को अनम्यूट कर लिया करिए आप लोग। जी सर, जय हिंद। जय हिंद। सर ये पूछा कि जैसे कोई ग्राम पंचायत है तो उसकी अगर 2 पंचवर्षीय की अपने जानकारी मांगी तो क्या डिनाई कर सकते हैं क्या कि 2 पंचवर्षीय की नहीं दी जा सकती, ऐसा?
हेलो। हाँ, आपका प्रश्न आ गया सर। हाँ जी सर। 2 पंचवर्षीय क्या 50 साल की जानकारी भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जी सर, नहीं तो वही कह के उन्होंने डिनाई कर दिया, बोला कि एक पंचवर्षीय से ज्यादा बड़ी जानकारी हो जाएगी, अतः हम ये देने में असमर्थ हैं या असक्षम, ऐसा करके मैं उन्होंने कह तो रहा रिप्लाई हूँ, आप 100 साल की जानकारी भी ले सकते हैं। किया। जी सर। तो फायदा ओके क्या है? सर, थैंक यू। फायदा क्या है अटल जी, करोगे क्या जानकारी का? सर वो हमारे ग्राम पंचायत है सर, वो एक ही काम को बार बार दिखा क्या है, 2 पंचवर्षीय सेम अटल प्रधान जी थे थोड़ा सा सरपंच जो हमारे यहाँ। होमवर्क करिए, पंचायत डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाइए, बहुत सारी जी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, जहां आपको लग रहा है कि गड़बड़ है, जी उसमें आप लीजिए। आप जस्ट सर। बिकॉज मेरे जैसे आप इंफॉर्मेशन कमीशन आकर के हमारे हजारों केसेस पड़े हुए हैं, आप हर जी केस की सर। जानकारी ले सकते हैं, आप फ्री लगाने के लिए। लेकिन सर। क्या फायदा क्या होगा? सर फायदा ये होगा क्योंकि अभी तक हम सर मैंने परेशान हो जाएंगे, हम आपकी 40 फोटोकॉपी, हमारा सारा स्टाफ लग करके हम बता रहे हैं आपको क्या फायदा होगा। जिस दिन आप ये लगा देंगे हमारे यहाँ आरटीआई एप्लीकेशन कि हमें इंफॉर्मेशन कमीशन में राहुल सिंह की जहाँ वो जो ऑफिस है उनके कितने केसेस चल रहे हैं, उनकी समस्त फाइलों की जानकारी, जितने दस्तावेज लगे हैं सबकी फोटोकॉपी चाहिए, तो आपका फायदा ये होगा कि उस दिन राहुल सिंह जो है उस दिन से लेकर के अगले 25 दिन तक हमारा ऑफिस काम नहीं करेगा। हमारा 2 स्टाफ जो है फोटोकॉपी करते रहेंगे और आपको फोटोकॉपी देते रहेंगे, ये फायदा होगा आपका। मैं हमेशा अटल मिश्रा जी, सभी लोगों से मैं बार बार करता हूँ, आपको इन्फॉर्म सिटीजन बनना है। आरटीआई की दिक्कत क्या है कि आरटीआई के साथ एक बहुत फ्रिवलस तरीके से जो जानकारी मांगने का ट्रेंड आया है, उससे बहुत नुकसान हुआ है। हमें हमेशा देखिए कि आप जो जानकारी चाहते हो सटीक जानकारी मांगिए, थोड़ा सा होमवर्क करिए, थोड़ा सा लोगों से मिलिए, पूछिए कि कहाँ क्या कुछ गड़बड़ है, उसकी इंफॉर्मेशन मांगिए। सर ऐसी इंफॉर्मेशन मांगिए कि जिसको वो छुपाए, जिससे वो पीआईओ डरे कि भाई ये बाहर निकल जाएगी, अधिकारी डरे कि ये इंफॉर्मेशन बाहर निकल गई तो दिक्कत होगी। सर वैसे ही क्षमा करिएगा सर, वैसे ही मांगा था सर। ऐसे नहीं मांगा था आपने, ये 5 साल की इंफॉर्मेशन से मैं भी सहमत नहीं हूँ। समस्त जानकारियां, समस्त बिल वाउचर, समस्त जो भी है, मतलब अंडर द रूफ जो भी अवेलेबल हो कागज का टुकड़ा वो दे दिया जाए। नहीं सर, क्या था सर, मैंने 2 साल की मांगी हुई थी, उसमें करीब 40 लाख की रिकवरी निकाल दी है हमने, शासन को वापस हो गया है। उसके बाद सर मुझे ऐसा लगा गांव वालों की बहुत सारी परेशानियां थी, उसको लेके फिर हमने लगाया थोड़ा ज्यादा बड़ा सर। तो उसी स्पेसिफिक इसमें लगाएंगे ना? जी सर, एक ही ग्राम पंचायत का है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि उसको आप लीजिए, अगर आपका ऐसा वैलिड पॉइंट है। आप 1 लाख पेजेस में बोल रहा हूँ ना अटल जी, बड़े जो घोटाले सामने आए हैं जो इस देश जी सर, उसमें आपको क्या लग रहा है वो सिर्फ महज 2 पन्नों की जानकारी से आए हैं? ऐसा नहीं है, उसमें 1 लाख पन्नों की जानकारी गई है, 25-25 हजार पन्नों की जानकारी गई है। तब उसको स्टडी किया गया, उसमें से निकाला गया घोटाला, ये सब किया गया। लेकिन उस फेज वाइज मैनर में देखिए क्या होता है कि जानकारी को जो स्वरूप है उसको सीमित करिए। आप जब आपने इतना होमवर्क कर लिया, आपको मालूम है कि भ्रष्टाचार कहाँ होता है सर, तो अब आपको मालूम है कि भ्रष्टाचार किस चीज में होता है, किस काम में होता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप लो ना स्पेसिफिकली। जी सर। तो उससे सर थैंक यू सर। हाँ ठीक है अटल जी, और स्पेसिफिक बिंदुओं पर जहाँ जहाँ गड़बड़ी हुई है उनको चुनते हुए फोकस करिए तो ज्यादा इफेक्टिव उसका जो रिजल्ट रहेगा, है ना। ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा जी, आपका क्या प्रश्न है? अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखिए। हाँ सर, प्रणाम सर जी। हाँ सर, हम सूचना मांगे थे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश आयोग से, और उन्होंने सूचना तो वहां पहुंचा दी, हमको डाक द्वारा भेजी है सर। और उन्होंने जो मैं सूचना लिखा था, मांगा था, उस सूचना को उन्होंने एक कागज पर पूरा लिख दिया कि मैंने ये दे दिया, ये दे दिया। लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने पूरी सूचना नहीं दिया, सिर्फ कैश बुक दिया है, और जो सूचना है सिर्फ लिख दी कि मैंने दिया, लेकिन दी नहीं है, और कह रही कि मैं भेजा हूं। अब सर कैसे क्या किया जाए, प्रमाणित भी नहीं है, इंटरनेट से निकालियां दे दी हैं। जी, हमारे यहाँ लेडीज हैं, सेक्रेटरी हैं शैलेश सर, अप्रमाणिक जानकारी और अपर्याप्त जानकारी इस तरह से इनका है, तो इस क्या करेंगे? वही चीज है, फर्स्ट अपील में कहिए, फर्स्ट अपील में जाइए और फिर इंफॉर्मेशन कमीशन पे जाइए। सर आयोग के आदेश से वो मिला है सर। तो आयोग में कंप्लेंट दीजिए ना कि अप्रमाणित मिली है।
हाँ वो तो हम सर डेट पर जाएंगे ही, उनको कहेंगे ही, लेकिन सर इस तरह बहुत परेशान किया जा रहा है ना, गलत किया जा रहा है सर। ये मैं मानता हूं आपकी बात कि बहुत परेशानी हो रही है, और मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन ये है, अब वो कब होगा मैं नहीं जानता हूं, कि 60 से 90 दिन के अंदर अगर आयोग निर्णय देने शुरू कर दें तो ये बदलाव आ सकता है। अब दूसरी सर ये है कि अभी मेरा डेट लगा था 20 तारीख को, 20 जून को सर मैंने सूचना मांगा था। अजय उप्रेती सर ने ये कहा कि ये सूचना विस्तृत है, जबकि सर वो सूचना विस्तृत नहीं है, वो सूचना हमको मैडम ने, मेरे जो सेक्रेटरी है वो हमको पहुंचा दी है, बस ये प्रमाणित नहीं है। अब उन्होंने उसको विस्तृत करके हाईकोर्ट का कौन सा आदेश है इलाहाबाद, उसका उन्होंने लगा के और उसको निरस्त कर दिया सर। और वापस बताऊं, विस्तृत जानकारी होने से वो एग्जम्पशन नहीं है, वो मना नहीं कर सकते। उन्हें या तो आपको इंस्पेक्शन ऑफर करना चाहिए या इतने पेज ऑफर करने चाहिए। विस्तृत होने से एग्जम्प नहीं हो सकता है, ये कानून कहता है। बिल्कुल। तो उन्होंने सर हमारा निरस्त कर दिया सर। गलत है, उत्तर प्रदेश आयोग ने सर अपना अमेंडमेंट लेके आए हैं सर, 2019 का शासन आदेश है, उसमें उन्होंने कर दिया है सर कि विस्तृत जानकारी मना कर सकते हैं सर वो। ये उनको कोई अधिकार नहीं है, ये कानून के विरुद्ध है, ये गैर कानूनी है, ये ऐसा। चले सर, आप जो कहते हैं कि कोई भी अमेंडमेंट आरटीआई कानून को खत्म ही करेगा, तो वही हुआ है उत्तर प्रदेश में भी। ये जो अमेंडमेंट आया तो कि मतलब इसके रिवीजन किया जाए, रिव्यू किया जाए, तो उस रिवीजन के चक्कर में और ये जो विस्तृत जानकारी डिनाई करने का जो कॉन्सेप्ट आ गया, तो कुल मिलाकर के जो भी इनको मिल रहा था वो भी गया। तो ये ज्यादा इनकी कंप्लेंट्स इस तरह से आ रही है लोगों की। तो अजय उप्रेती जी इस बार नहीं है, अगली बार यदि जुड़ेंगे तो आप लोग उनके समक्ष भी अपनी बात रखिएगा और सुनिएगा कि उनका क्या जवाब रहता है। आगे बढ़ते हैं। नीलेश जैन जी, आपका क्या प्रश्न है? अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखिए। हाँ सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार। आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा तेजी से बोलिए। शिवानंद जी, मैं एक मिनट से इंटरप्ट करूंगा। एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है डिवीजन बेंच का, क्योंकि यहाँ सब लोग जुड़े हुए हैं तो उनके लिए काम की इंफॉर्मेशन है। डिवीजन बेंच में जो जस्टिस शील नागू हैं और जस्टिस अरुण कुमार शर्मा हैं, जबलपुर डिवीजन बेंच का हाईकोर्ट का ऑर्डर है। तो इंफॉर्मेशन कमीशन, मध्य प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन ने कोई फैसला दिया था, उस फैसले के अगेंस्ट ये ऑर्डर आया है। फैसले में इंफॉर्मेशन कमीशन ने ये अपील किया था कि जो एक केस था, जो एप्लीकेंट ने जानकारी चाहिए थी, उसकी खुद की चार्जशीट से संबंधित जानकारी थी, चार्जशीट फाइल हो चुकी थी, लेकिन वो जानकारी डिनाई कर दी गई। केस डायरी जो भी उन्होंने मांगा होगा वो इन्फॉर्मेशन डिनाई कर दी गई। तो उसके बाद ये मैटर इंफॉर्मेशन कमीशन में आया। इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी अपील किया कि नहीं, ठीक है, जानकारी सही डिनाई की गई है। अब डिवीजन बेंच ने कल का फैसला है, ये परसों का 24 जून का फैसला है, और उन्होंने कहा है कि ये गलत किया है इंफॉर्मेशन कमीशन ने। इस डिसीजन को उन्होंने पलटा है और उन्होंने कहा है कि ये इंफॉर्मेशन उसको दी जाए। साथ में जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, जो पब्लिक अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट है, उसके ऊपर 2000 रुपये का उन्होंने कॉस्ट भी लगाया है, और 60 डेज के अंदर जो है ये डिवीजन बेंच ने ये जानकारी देने के लिए कहा है। धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत अच्छा निर्णय है। और गांधी सर, इस विषय पर कुछ आप भी कहना चाहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि आपका म्यूटेड है। टिक 1H लगा करके जानकारी रोकी गई थी। मेरे हिसाब से जानकारी देने के लिए जो कोर्ट ने कहा है बहुत अच्छी जानकारी है, उनकी बधाई देता हूं। दुख ये है कि कमीशन ने क्या हिसाब से मना किया, ये थोड़ा दुख हो रहा है। तो इसीलिए तो कोर्ट ने उसको रिवर्ट किया। सर कमीशन में सीसीटीवी कब लगेंगे सर? हमारे यहाँ तो लगे हुए हैं सर आपका कार्य वाकई काबिल तारीफ है, बट उत्तर प्रदेश में तो सर जिस दिन सीसीटीवी लग जाए हर सुनवाई कक्ष में, आधा भ्रष्टाचार ऐसे सुनवाई कक्ष में। आप लोग इसकी बात करिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो परमवीर सैनी बनाम स्टेट केस में डायरेक्शन दे रखा है, उसकी जो भाषा है वो ये है कि जिस भी बॉडी को किसी भी वारंट को जारी करने का अधिकार है या सम्मन जारी करने का अधिकार है,
उन सब जगहों पर सीसीटीवी कैमरे मौजूद होने चाहिए और आयोग को सेक्शन 18 सुनते हुए समन और वारंट दोनों ही तामील करवाने का अधिकार है, लिहाजा वहां मैंडेटरी तौर पर होने चाहिए। बिल्कुल ताराचंद्र जी, आपका कहना आप बिल्कुल ऐसा सही। करिए, इसमें बहुत ही ये वैलिड पॉइंट है अगर सरदार तारा सिंह जी ने जो बताया है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर इसको उस वे में जो सरदार तारा सिंह ने प्रेजेंट किया है उसको आधार बनाते हुए अगर सभी इंफॉर्मेशन कमीशन में ये पिटीशन दी जाए कि एज पर एक्ट मैंडेटरी है ये, सुनवाई कक्ष में, ऑफिस में तो लगते ही हैं, ऑफिस में तो बाहर लगा ही रहता है सीसीटीवी, लेकिन सुनवाई कक्ष जो है अंडर सीसीटीवी होना चाहिए, तो उसको इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है। अगर तारा सिंह जी ये निर्णय शेयर करें शिवानंद जी से तो सबके साथ शेयर हो सकता है। बहुत सर, परमवीर सैनी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस है, बहुत इजीली गूगल करते इजीली मिल जाएगा फर्स्ट सर्च में। अच्छा, थैंक यू। बहुत क्लियर मेंशन किया हुआ है कि जिसको भी अरेस्ट वारंट निकालने का अधिकार है वहां पर मैंडेटरी है, केवल टॉयलेट्स के अलावा। तो लिहाजा कमीशन में मैंडेटरी तौर पे होने चाहिए। हमने राजस्थान में अपने सीआईसी को इस बारे में कंप्लेंट दिया और उसके फॉलोअप में आरटीआई मांग रहे हैं कि साहब आपने इस पर क्या एक्शन लिया, इस पर बताएं। और ये मेंशन किया था कि सर आप पर इस तरह से मैंडेटरी है ये सीसीटीवी कैमरा यहाँ होना और वर्किंग कंडीशन में होना, वो भी 180 दिन तक आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग और होनी चाहिए। तो अभी फॉलोअप ले रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जजमेंट से बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, कोई एक बहुत सरफेस रीडिंग से क्लियर हो जाएगी। और मेरे हिसाब से अलग अलग राज्यों में हम सबको इसका जोर लगाना चाहिए, तब ये बदलाव आएगा। जी आगे बढ़े। सर आगे बढ़े। नीलेश जैन जी, आपका क्या प्रश्न था? आप कुछ बता रहे थे। सर मेरा प्रश्न गांधी सर से है। सर आरटीआई एक्ट के अंतर्गत एक क्वार्टरली प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान है कि विभाग उसमें कितनी आरटीआई आई हैं और किस कारण से उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया गया है। मैंने एक आरटीआई लगाई थी कि इस क्वार्टरली रिपोर्ट का जो सबमिट की गई है उसकी मैंने आपकी आवाज नहीं आ रही है और आप पहले नेटवर्क क्षेत्र में आ जाएं। आगे बढ़ते हैं। आप पहले नेटवर्क क्षेत्र में आ जाएं और आप पहले अपनी आवाज सही कर लें। आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। जगबीर सिंह जी चाहर, आपका क्या प्रश्न है? सत्येंद्र सिंह चौहान, पत्रकार, राजगढ़, आप बताएं। जी सर। मेरी सुनवाई के मध्य प्रदेश सूचना आयोग में मेरी सुनवाई थी, जिसपे सुनवाई हुई थी 18/4/2022 को। एक शोकाज नोटिस इशू करा था मुख्य नगर पालिका अधिकारी तत्कालीन सुरेंद्र पवार को, और उस दिन शोकाज नोटिस की जो तारीख लगी थी 18/4 को, उस दिन मैं उपस्थित हुआ था। लेकिन उस दिन लेकिन शुक्ला जी ने मेरे को ये बोला था कि आप सेक्शन 18 के तहत मैं आपको सुन नहीं सकता हूँ और इसके लिए मैं बात देनी हूँ। ये मेरे को बोल दिया था। मैंने अपने सभी तथ्य वहाँ रखे थे, लेकिन उसके बावजूद फिर उन्होंने कहा कि हम आज जो आपके सामने जो सूचना अधिकारी जो हैं वो उपस्थित नहीं हो सके, और उन्होंने हमको जरूरी काम का एक लेटर भी यहाँ पहुँचाया था। मैंने आयोग को बोला भी था, मैंने कहा साहब वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हालांकि वो नगर पालिका में अपना कार्य कर रहे हैं और आपको गलत सूचना दी है, जानकारी दी है। लेकिन मेरी बात को उन्होंने डिनाई कर दिया और आगे बढ़े, बोले कि नहीं हम एक चांस और देंगे। उसके बाद मेरे को अभी फिर उपस्थित जन सूचना अधिकारी उपस्थित नहीं होने के चलते अभी फिर मेरे को एक वापस से लेटर आया है, वापस से कि दिया आप तारीख लगा दी है 11/7/2022 की, उसमें मेरे को उपस्थित होना बताया है। अब यहाँ पे दो बातें आ रही है, और दूसरी सबसे बड़ी बात मेरी ये है कि इसमें साथ ही मैंने जो भी वहां बोला था वो सभी इसमें नोटिस के साथ उस दिन की सुनवाई का सभी विवरण उसमें दे दिया गया, आप देख सकते हो। तो पहले तो मेरे को सुनने से मना बोल दिया, फिर मेरा ये जो भी वहां मैं बोला था वो उसका कारण सहित सभी उसमें इंक्लूड करके
नोटिस के साथ मुझे चस्पा करके दिया है आयोग की प्रति। लेकिन मैं जो वहाँ बोला था साहब कि मैंने बोला था कि साहब मेरे को जो सड़क का नमूना है वो मुझे प्रदान नहीं किया गया है, गलत प्रदान दे दिया गया है, लेकिन वो गलत दिया है। मेरी मांग आयोग से थी कि साहब उसमें सेक्शन 18(1) और 2 का संज्ञान लेते हुए आप उसकी जांच करें और मुझे सही जानकारी दिलाए। लेकिन AK शुक्ला जी ने कहा कि ये बता हमारा काम नहीं, हमारा काम सिर्फ जानकारी दिलाना है। मैंने उनको बोला था सर श्रीमान कि आयोग का काम जानकारी दिलाना नहीं, आयोग का काम सही जानकारी दिलाना है, इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी ये बात इसमें इंक्लूड नहीं की। अगर नहीं तो ठीक है, देखा जाता है साहब शिवानंद जी, देखा जाता है सिविल प्रक्रिया के तहत ही इसमें सुनवाई की जाती है। सिविल प्रक्रिया में जो प्रार्थी बोलता है उसके बकायदा उसके स्टेटमेंट उसमें दर्ज होना चाहिए, चाहे आप दिलाओ या मत दिलाओ, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हमने बोला साहब सेक्शन 18(1) और 18(2) के तहत आप संज्ञान कीजिए और वो सही जानकारी हमें दिलाई, ये उन्होंने इंक्लूड नहीं करा। नहीं वो ठीक है, आपने कहा तो आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी ना, 18 की तो अलग से कंप्लेन करनी पड़ती है। दूसरी बात है आपने कहा कि गलत जानकारी दिलवाई, तो गलत जानकारी आप सिद्ध कैसे करोगे? वो सही जानकारी तो आपको दिलवा दें, आप कह रहे हो कि सही जानकारी दिलवाएं, लेकिन जब जानकारी PIO दे करके कह रहा है कि यही सही जानकारी है, तो वो उस चीज को कैसे उसमें मैंने उनको बताया, मैंने नगर पालिका अधिनियम के तहत मैंने उनको बताया कि इसमें जो कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जो दिया गया है उसमें 3 सील होना चाहिए। एक तो लोक निर्माण जो समिति का जो अध्यक्ष होता है उसकी सील होना चाहिए, मुख्य नगर पालिका अध्यक्ष की सील होना चाहिए, और फिर उसके बाद CMO की होना चाहिए और इंजीनियर की होना चाहिए। ये सीलें होना चाहिए उस पे, तो ही उसे कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र माना जाए। लेकिन उसमें क्या करा था, सिर्फ CMO ने ही हस्ताक्षर करके कि मैं सक्षम हूँ और कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र देता हूँ, और मैंने हवाला दिया बकायदा नियम का कि ये नियम है। अब यहाँ पर देखिए, हालांकि ये सर भी वैसे इसका होगा, लेकिन यहाँ पे सुनिए, अब उन्होंने कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र मात्र CMO या CO के हस्ताक्षर से आपको दे दिया, बाकी लोगों का नहीं दिया हस्ताक्षर, आप ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे उस दस्तावेज, हाँ सुनिए, यहाँ पे गड़बड़ी हुई ना उस दस्तावेज पे, तो इसकी कंप्लेन आप अलग से करिए। सूचना उन्होंने दिलवा दी, भले ही उसने गलत सूचना दी, अब आपको लग रहा है वो गलत सूचना है, तो उसकी कंप्लेन आप सक्षम प्राधिकारी के समक्ष करेंगे और उसके ऊपर कार्यवाही करवाएंगे, समझ रहे ना? अब वो तो सूचना आयुक्त ये तो नहीं रिक्रिएट करेंगे ना दस्तावेज की, भाई इसी का एक बहुत शानदार उदाहरण बताता हूँ शिवानंद जी। हमारे झाबुआ जिले में खेल सामग्री में भ्रष्टाचार हुआ था साहब। उसमें क्या करा कि बेट जो एक बल्ला आता है ना, बेट वो 7,500 का मिलता है साहब। जो बेट जो आजकल जो क्रिकेटर खेलते हैं वो 7,500 का एक बेट आता है, और जबकि सामग्री में खरीदा क्या गया था कि जो बच्चे जो खेलते हैं ना प्लास्टिक के खिलौने, वो बेट खरीदा गया था। अब ये अगर मान लो अगर ये बात सूचना आयोग के सामने, अरे सत्येंद्र सिंह जी ये क्या है, बेट है, ये क्या है, बेट है, तो बस बेट है, बेट दिला दिया हमने, ये जानकारी हो गई आपकी। अच्छा राहुल सर, वो बेट नहीं है। एक दावा फोल्ड करिए, राहुल सर आपको बताएंगे। सर इनके समस्या का समाधान करिए। नहीं अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाओं का क्या समाधान हो सकता है, मतलब हाँ अपेक्षाओं और सूचनाओं में अंतर है, समझ रहे हैं ना आप? देखिए इंफॉर्मेशन कमीशन का काम सिर्फ वहीं तक है कि आपको इंफॉर्मेशन दिला दिया है। अब ये जो एक्शन होता है जो आप बैठ के अच्छा सर 18(1) और 18(2) का मतलब क्या रह गया? अगर हम मांग कर रहे हैं तो दिलाना चाहिए ना। क्या हमारी बात तो उसकी जांच करना चाहिए आयोग को। 18(1) और 2 में संज्ञान लेके उसका जांच करना चाहिए कि ये सही जानकारी दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं। धारा 18 में ये भी है कि आयोग को अगर लगेगा कि जांच करने लायक है तो जांच करेगा। ये आयोग के उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन पे छोड़ा हुआ है, सेक्शन 18 में स्पष्ट रूप से एक उसमें लिखा हुआ है। तब किसी के निर्णय के बारे में अपने उसमें क्या कमेंट करें? सर सही जानकारी सर ये होना चाहिए ना सर। पहला आयोग का मूल उद्देश्य सही जानकारी ही उपलब्ध कराना है। आपके खिलाफ आपके पास अगर सारी चीजें आ गई हैं तो आप उसको फर्दर इंक्वायरी के लिए तो कंसर्न आप अथॉरिटीज को, पर सर अथॉरिटी से मैं लूंगा सर, वो तो वो बात की प्रक्रिया हो जाएगी, इतना समय लग जाएगा मेरे को। जांच करवाना मैं सोच रहा था कि यहीं से ही मेरे को जांच कराना।
राहुल सर, सर मैंने इनके कार्य विषय में पूर्णता प्रमाण पत्र मांगा था सर। इसका कार्य प्रमाण पूर्णता पत्र प्रमाण कार्य एक निर्माण कार्य का पूर्णता प्रमाण कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र मांगा था सील नहीं लगा हुआ है। सर आप हाँ, जो बात उसपे कह रहे सीओमओ हैं, ने ही सील लगा के दे दिया है। सर सीओमओ ने ही यहाँ सील पे लगा आप के जो दे दिया। बात वैसे कह नियम सर आप सीओमओ ने आयोग से ही इतना करवा लीजिए, आयोग से आप इतना करवा लीजिए, क्योंकि आयोग को जहाँ पर फैक्ट्स एंड मटेरियल को इन्वेस्टिगेट करने का कंप्लेंट मिलता है, जहाँ फैक्ट्स एंड इन्वेस्टिगेट को कंप्लेंट मिलेगा, तो उसके लिए एक अथॉरिटी ऑलरेडी वो पार्ट एंड पार्सल बन चुका है, जहाँ फैक्ट्स एंड मटेरियल को की कंप्लेंट आती है। तो मुझे लगता है आयोग को तुरंत निर्णय करके उस जो एजेंसी गठित की गई है उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए, वेयर देयर आर फैक्ट्स एंड मटेरियल कंप्लेंट्स। अगर आयोग को लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है तो आयोग बिल्कुल उसमें इंक्वायरी बिल्कुल डेफिनेटली सर, दिस इज अ प्रोविजन जो बन चुका है अब तक हमारे पास में। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो वो आयोग को लगेगा तब ना। सर उसका कोई मतलब नहीं रहा है सर, इसका मतलब ये तो सीधी सीधी बात है सर 18/1/2 का। सर मैं बोल सकता, कुछ सुनाई दे रहा है? जी शिवानंद जी, आपका वो म्यूट है। जी सर, थैंक्स। गांधी सर, इसमें आप कुछ क्या जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि भाई जानकारियां ये उस तरह से नहीं रहती जिस तरह से हम चाहते हैं, पर अब सवाल यह है कि आयोग क्या सही सर जानकारी एक भी बार नहीं हुआ, एक भी बार नहीं हुआ सर, एक भी बार आयोग जहां तक मैं समझता हूँ आयोग का काम है रिकॉर्ड के हिसाब से सूचना दी या नहीं। बिल्कुल। बैट छोटे 5 साल के बच्चे का था या सचिन तेंदुलकर का था, ये देखना मेरे हिसाब से आयोग का काम नहीं है। आयोग का काम नहीं है। फिर शिकायत है कि यहाँ पे हमें जो गड़बड़ी मिली उसकी हम शिकायत सक्षम लोक प्राधिकारी या शिकायत एजेंसी को करें। अगर रिकॉर्ड से अलग दिया है, अगर रिकॉर्ड पे कुछ है और कुछ और लिख के दिया है, जैसे रिकॉर्ड पे लिखा है टॉय बैट और आयोग को बताया गया है या एप्लीकेंट को दिया गया है सचिन तेंदुलकर का बैट, तब वो गलत है। बट इट इज बेसिकली ऑन रिकॉर्ड। उसके आगे जाके इन्वेस्टिगेशन इस तरह का करना मेरे हिसाब से ये पुलिस का काम है, ये आयोग का काम नहीं है। अगर आयोग ऐसा काम करने जाएगी तो आयोग का काम ही नहीं खत्म होगा। अभी एज इट इज 1.5-2 साल लग रहे हैं आयोग में, फिर 5-6 साल लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जगबीर सिंह जी, आपका क्या प्रश्न था? हाँ जी, आवाज आ रही है सर? आ रही है। आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है आपकी आवाज, बोलें। ऐसा था सर, 2018 में कोई डिसीजन दिया था कोई इंफॉर्मेशन देने के, और वो उस ऑब्जेक्शन उन्होंने दे दिया। उस टाइम तक वो 8(1)J का हवाला देते रहे उस टाइम तक। अब क्या हुआ, कमीशन अपने आप, मैंने तो 18(1) की कंप्लेंट लगाई थी, कमीशन ने डिसीजन दे दिया भाई जो है ये वो नहीं दे सकते, जो है ना जनरेट नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन को, क्योंकि सीपीआईओ ये कहने लगा कि ये रिकॉर्ड नहीं है, जबकि हालांकि उनके पास रिकॉर्ड है। अब तक वो जवाब देते रहे 8(1)J में नहीं दे सकते, तो इसका मतलब ये था कि उनके पास रिकॉर्ड है। अब कमीशन ने विदाउट मेरे को इन्फॉर्मेशन दी ये ऐसा एक लेटर मेरे पास भेज दिया। करेक्ट। क्या भेज दिया? इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती 8(1)J के कारण, जनरेट नहीं कर सकते। इट मीन वो ये सीपीआईओ उनको ये कह रहा है कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो कहाँ चला गया? क्या उसको नष्ट किया गया, चोरी हो गया? वही तो बताना पड़ेगा। और सेक्शन 18 में मैंने जो एप्लीकेशन लगा रखी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 2018 में लगाई थी, आज तक पेंडिंग है। नहीं, वो गलत है इस तरह से। हालांकि अभी एक हाई कोर्ट का डिसीजन भी इस तरह से आया है कि जिसमें रिकॉर्ड यदि नहीं है तो सूचना मतलब पीआईओ के ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता देने के लिए, लेकिन रिकॉर्ड नहीं है तो कहाँ चले गए ये तो कोर्ट को भी जानना चाहिए। सर, ये इस बारे में थोड़ा सा आपने देखा था, ये कौन वाला निर्णय था? ये अभी हाल ही में आया है और इससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। ये तो बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट का क्या डिसीजन था? ये रिकॉर्ड अभी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। किसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए?
म्यूट हो गया है आपका जगबीर जगबीर सिंह जी, आपका म्यूट हो गया है। ये शिवानंद जी क्या बता रहे थे ये जगबीर सिंह जी? जगबीर सिंह जी आपका म्यूट हो गया है, अनम्यूट करके फिर से बोलिए क्या था। सर मुंबई हाईकोर्ट का जो मुंबई हाईकोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट में ऐसा हुआ था कि आखिरी फाइंडिंग आयोग के समक्ष ये रही कि जो रिकॉर्ड है वो ऑफिस में अवेलेबल नहीं है, जबकि होना चाहिए था। फाइल गुम हो गई थी, फाइंडिंग के लिए कहा गया और आखिर में उनकी फाइंडिंग ये आई कि हमने सब तलाश लिया, कहीं नहीं मिला। तो आयोग ने ऑर्डर किया कि संबंधित जो भी कर्मचारी है जिसके न्यास में ये रिकॉर्ड था कस्टडी में, उस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वो तो होता रहता है, हम लोग करते रहते हैं ये आदेश, वो यूजुअल प्रोसेस है सर। उसमें क्या हो गया? इसमें ऐसा है सर, आवाज आ रही है सर? हाँ उसमें, हाँ आगे क्या हुआ? उनके पास मतलब अब तक वो कहते रहे 8(1)J में हम नहीं दे सकते। हेलो जी, 8(1)J में नहीं दे सकते। एट प्रेजेंट जब उनकी मैंने कोई ताराचंद जी से मतलब कोई डिस्कशन करके उनकी थाने में एफआईआर के लिए लिखा, उस टाइम जो है ना वो जाके कमीशन से मिल लिए, कमीशन से ने उनको लिखित में दे दिया और मेरे को ये कहा कि ये इंफॉर्मेशन अब एट प्रेजेंट जनरेट नहीं हो सकती। इट मीन्स उन्होंने ये लिख के दिया है उनके पास कि भाई ये हमारे पास अब अवेलेबल नहीं है। मतलब आपने एफआईआर की इंफॉर्मेशन मांगी थी? नहीं सर, मन्नत जो हमने एफआईआर के लिए लिखा था वो अपनी एफआईआर नहीं हो, इसलिए कमीशन से ये लेटर इशू करवा दिया उन्होंने। मुझे कुछ इसमें थोड़ा सा ताराचंद जी हैं जी, एक बार मेरी उनसे बात करवाओ। ताराचंद आप जो बताएं इसके बारे में क्या है? जगबीर सिंह जी के केस में कमीशन में और नीचे वाली प्रोसीडिंग में पीआईओ ये कहता रहा कि ये इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी की है। वो तो आ गया वहां, फिर कमीशन ने कह दिया 8(1)J के चलते हुए हम आपको अवेलेबल नहीं करा सकते, यानी उन्होंने ये एडमिट किया कि रिकॉर्ड तो उनके पास है लेकिन थर्ड पार्टी से कंसर्न है, इसलिए हम आपको नहीं देंगे। अच्छा, एफआईआर की रिपोर्ट अवेलेबल नहीं करवाएंगे? नहीं सर, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के बारे में ये कहते रहे कि 8(1)J के चलते रिकॉर्ड तो हमारे पास है लेकिन हम आपको नहीं देंगे। और आखिरी में फाइंडिंग ये आई कि ये रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं, इसलिए नहीं देंगे। यानी दोहरी बात लेके आ गए, पहले एडमिट कर लिया कि रिकॉर्ड तो है लेकिन 8(1)J है इसलिए नहीं देंगे, अब उन्होंने एडमिट कर लिया रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं। तो जब रिकॉर्ड आपके पास था ही नहीं तो आप 8(1)J का बेनिफिट कैसे लेके आए या उसका आपने आवरण कैसे लिया? इसमें दो केसेस होने चाहिए। इसमें तो इनको इनके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेना चाहिए आयोग को, और साथ मैंने तो सर आयोग ने लिख के दिया, आयोग के खिलाफ लेना चाहिए डिसिप्लिनरी एक्शन। आयोग को लेना चाहिए डिसिप्लिनरी एक्शन और साथ में जुर्माना भी लगाना चाहिए। ना आयोग के खिलाफ क्या ये जनरेट नहीं कर सकते। आयोग के खिलाफ आयोग ने कहा है विदाउट मेरे को इन्फॉर्मेशन, मेरे को कोई पता नहीं, बैकडोर से मेरे पास लेटर आ गया क्योंकि वो बचना चाहते थे एफआईआर दर्ज नहीं हो। एफआईआर, एक मिनट, दर्ज नहीं हो मैंने, क्योंकि उसकी पुलिस में एफआईआर के लिए दे रखा है। तो आयोग ने क्या लेटर इशू कर दिया? अभी जनरेट नहीं कर सकते, उन्होंने ये दिया कि ये हमारे को रिकॉर्ड मिल नहीं रहा। अच्छा, इसमें ताराचंद जी एक बात और मैं थोड़ा हाइड करूंगा, बैकडोर से एक फोटोकॉपी हमारे पास कहीं से अवेलेबल भी हो चुकी है। इसमें तो आयोग गड़बड़ कर रहा है ना, मैंने तो आयोग के अगेंस्ट क्या करना चाहिए उस बात को। इसमें आयोग का रोल तारा सिंह जी, बट आई शुड नॉट से अभी क्या डिस्प्यूट हम बता सकते हैं कि एफआईआर हो गई कि रिकॉर्ड हो गया था तो उसको नहीं। सर मैं बात पूरी कर लूं फिर आप लोग बोलिए। हाँ जी, राइट। अब क्योंकि रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए एफआईआर होना मैंडेटरी। हाँ जी, ठीक है। अब रिकॉर्ड क्या था प्लीज वो अगर थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लोग जब तक दस्तावेजों को नहीं समझेंगे, रिकॉर्ड्स को नहीं समझेंगे तो ये एलिगेशन आते ही रहेंगे, डेफिनेटली आते ही रहेंगे। क्योंकि रिकॉर्ड क्या है, ये पूरा का पूरा व्याख्या लिखित है कि व्हाट इज रिकॉर्ड्स, और कोर्ट्स की एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको।
एक मिनट क्लियर कर रहा हूँ। नहीं, आप लीव पूरी रिकॉर्ड बात मांगा था आप पूरी किसी बात का। तो सुन। अरे सर, आपने प्लीज आप सुनना नहीं चाहते, यू डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग। आप लोग एक एक करके बोलो और एक ही प्रश्न को हम बहुत देर तक नहीं ले पाएंगे, ये भी क्लियर कर दें। बहुत सारे लोग और भी हैंड रेज किए हुए हैं, तो आप लोग इसको हाँ, जगबीर सिंह जी आप ये बताइए कि आपने क्या मांगा था और कौन सा दस्तावेज नहीं मिला, बस एक पॉइंट में आप बता दीजिए। मैंने ओनली लीव रिकॉर्ड मांगा था अभी रहेदाम में, और उस लीव रिकॉर्ड को पहले दिए कहते रहे 81J में नहीं दे, इमीडिएट ये आया रिकॉर्ड हम जनरेट नहीं कर सकते। तो ठीक है, आप इसमें आगे की लीगल प्रोसीडिंग करिए। सरदार ताराचंद जी भी हैं, तो आपको उसमें बताएंगे कि आगे क्या करना है। और जब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है तो यहाँ के सजेशन से कुछ विशेष अंतर पड़ने वाला नहीं है, और आयोग का मामला है तो आप इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करिए या कि आगे की प्रोसीडिंग आप लोग देखिए। एक सेकंड ताराचंद जी से बात करवा दो, एक सेकंड अवेलेबल हो तो। ताराचंद जी आप अपना नंबर शेयर कर लीजिए चैट बॉक्स में, और वो है मेरे पास, अपन प्राइवेटली बात कर लेंगे। आप हाँ, तो सबका ठीक है, समय जाया। आप बात कर लीजिए। थैंक यू जी। तारा सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर स्पेसिफिकली हम पर्सनली प्राइवेटली बात कर लेंगे इनसे, ये सभी लोगों का वक्त जाया हो जाएगा। हाँ, लंबी बिल्कुल सही डिस्कशन। बात। हाँ। सुनील जी आपका क्या प्रश्न है, आप कहाँ से हैं, आपका क्या प्रश्न है? सर मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। हाँ जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे पिछली मीटिंग में भी अपना डिस्कस हुआ था, मुझे क्या है कुछ फर्जी खातों की जानकारी चाहिए थी कि भी इनकम टैक्स ने कितना टैक्स इम्पोज किया फर्जी खातों में। उनमें कुछ खाते मेरे नाम से भी खोले गए हैं बीकानेर राजस्थान में। 40 से अधिक फर्जी खाते हैं, 100 करोड़ का यहाँ पे घपला किया गया है। मैंने इनकम टैक्स में RTI लगाई थी, उन्होंने डिनाइल कर दी कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट अपील में भी डिनाई होगी, और इस 22-23 तारीख को मेरी सेकंड अपील में सुनवाई थी। आपकी खुद की आपने? हाँ, मेरा खुद का भी मांगा था, और मेरे साथ में उसी फर्म द्वारा 40 से अधिक और फर्जी अकाउंट खोले गए थे। डमी अकाउंट है जिनका एग्जिस्टेंस नहीं है, थर्ड पार्टी है ही नहीं, लेकिन इनकम टैक्स अधिकारी ने थर्ड पार्टी का हवाला देते हुए इन्फॉर्मेशन डिनाई कर दी। प्लस मेरे से संबंधित जो थे, मेरे मिलते जुलते नाम से संबंधित थे, वो दे दी। आप मेरे को कैसे दे सकते हो जब उस खाते में मेरा फोटो नहीं है, साइन नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, एड्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर आप मुझे दे रहे हो और बाकी लोगों की आप डिनाई कर रहे हो। और मैंने कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो मांगी नहीं, मैंने ये मांगी है कि इनकम टैक्स ने उन फर्जी खातों में 2010 में कितना टैक्स इम्पोज किया और कितना इंटरेस्ट है, ये मांगा है। लेकिन सेकंड अपील पूनानी मैडम थी, CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, उसने बिना सुने ही, पूरा सुना नहीं मुझे, और कह दिया थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है इसलिए देना नहीं दे सकते हैं। ये शैलेश सर बताएं। शैलेश सर बताएंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, मैं थोड़ा व्यस्त था तो मुझे और कुछ अर्जेंट काम करना था, मैंने सुना नहीं, बताइए। सॉरी, वापस सवाल दोहराइए। इनका कुछ फर्जी अकाउंट्स को खुल गए थे बीकानेर में। सर मैं दोबारा दोहरा देता हूँ एक बार, आप सुनिए। हेलो, आवाज आ रही मेरी सर? हाँ जी, हाँ। सर बीकानेर में एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है, उसने 40 से अधिक फर्जी खाते खोल के 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन किया। उसमें 2 खाते मेरे और मेरी स्वर्गीय पत्नी के नाम से भी खोले गए, और कुछ 40 अन्य व्यक्तियों के नाम से खोले। तो मैंने आयकर विभाग से ये जानकारी मांगी थी कि जो 40 फर्जी खाते आप खोले गए हैं, इनमें जो टैक्स आपके द्वारा इम्पोज किया गया है, कितना इम्पोज किया गया है, वो बताएं मुझे। तो वो उन्होंने थर्ड पार्टी कहते हुए डिनाइल कर दिया, जबकि डमी अकाउंट। एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। थर्ड पार्टी कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल। थर्ड पार्टी एक प्रोसीजर है। थर्ड पार्टी नहीं 81J लगाया होगा ना? नहीं, ये कह रहे मैंने ये बात सेकंड अपील में पोहनानी मैडम के समक्ष रखी थी कि मैडम थर्ड पार्टी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मैंने एविडेंस भी शो किए थे, इनके जो थर्ड पार्टी है उन्होंने खुद ने सुनील जी, उन्होंने 81J कोट करके डिनाई किया है ना? हाँ, 81J का कोट करके डिनाई किया है। हाँ, तो 81J का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। मेरे हिसाब से कानून ये इसको बात नहीं करता है, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के हिसाब से इसको बाहर होता है। नहीं, मैंने ये भी कोट किया था कि अगर थर्ड पार्टी है तो आप उनसे कंसर्न लीजिए, अगर वो कहते हैं कि नहीं देना तो आप मत दीजिए। और मैं वही कह रहा हूँ, थर्ड पार्टी ग्राउंड ही नहीं हो सकता है रिजेक्शन के लिए। लेकिन ये माना साहब, मेरी सेकंड अपील भी खारिज कर दी गई, अब मुझे क्या करना? अब देखिए, 2 अलग अलग बातें हो रही है। एक 81J पे रिजेक्शन, एक थर्ड पार्टी का रिजेक्शन। थर्ड पार्टी के हिसाब से रिजेक्ट हो ही नहीं सकता है। थर्ड पार्टी के हिसाब से रिजेक्ट किया है सर उन्होंने।
गलत है। थर्ड पार्टी और नहीं, मेरे हिसाब से आप ऑर्डर पढ़िए, ऑर्डर में लिखा होगा 81J। ऑर्डर तो अभी तक आया नहीं ना, परसों ही थी सुनवाई मैडम सर, तो उन्होंने मैडम ने कह दिया कि भाई थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे, नहीं दे सकते। नहीं, वो सरासर गलत है। थर्ड पार्टी प्रोसीजर है कि थर्ड पार्टी को पूछना है। अगर थर्ड पार्टी, देखिए अगर आप सेक्शन 11 को ठीक से पढ़ेंगे तो वो शुरू होता है व्हेन पीआईओ इंटेंड्स टू डिस्क्लोज। मतलब पीआईओ जब आरटीआई देखता है तो उसे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन देने लायक है, मतलब वो इफेक्टिवली ये मान लेता है कि ये एग्जम्प्ट नहीं है। फिर अगर उसको लगता है एग्जम्प्ट है तो उसको बता देना चाहिए कि एग्जम्पशन है, फलाना एग्जम्पशन लगा हुआ होता है। उसके बाद वो थर्ड पार्टी को पूछता है और वो थर्ड पार्टी जो दे उसको ये बताना चाहिए कि आई इंटेंड टू डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन। एंड जो भी वो थर्ड पार्टी कहे उसको व्यू में रख के, व्यू में कैसे रखना है, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। नहीं सर, अब हमें क्या करना चाहिए? 1 साल बाद तो हमारा हियरिंग आया सीआईसी में सेकंड अपील की, और मैडम ने बिना सुने ही हमारा थैंक यू कह के काट दिया और ऑर्डर पास कर दिया कि थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है। तो हम तो पूरी बात रख ही नहीं सकते ना, तो हमें क्या करना चाहिए? अब क्या हम सेकंड अपील में जो सीआईसी के अगेंस्ट में कहीं जा सकते हैं क्या? कोई है हमारे पास ऑप्शन? नहीं, उसके आगे अपील का कोई प्रोविजन मेरे हिसाब से तो नहीं है। आपको हाई कोर्ट में रिट पे जाना पड़ेगा, मगर हाई कोर्ट में रिट पे भी चांसेस बहुत कम है। इसके लिए सब आरटीआई वालों को मिलकर ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि कानून क्या है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं कर रहे हैं। सीधी सी बात, अभी कंट्री इंटरेस्ट का भी है इसमें सर, कंट्री इंटरेस्ट भी बनता है। 100 करोड़ से ऊपर का टैक्स मिलेगा, लेकिन आईटीओ तो जो आप, उन्होंने लेकिन आप उसको ये आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। मैंने यहाँ पे एक मिनट पहले सर, यहाँ पे एक ही बात आ गई। आपका भी कहना इसमें ये होता है कि भाई आप लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पे प्रूव कैसे करोगे? कैसे पता कि ये तो हम कह रहे हैं कि फ्रॉड है, लेकिन फ्रॉड कैसे है, कैसे सिद्ध करेंगे कि फ्रॉड आप प्रूव कैसे करेंगे? बात सही है शिवानंद। नहीं, फ्रॉड ऐसा है सर, हमने इनके खिलाफ एफआईआर लगा रखी है और एफआईआर में जो जांच है वो ये है कि डमी अकाउंट्स है। मैंने कई जो रिपोर्ट्स हैं, जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स है वो शो की, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके पास एविडेंस है कि ये डमी अकाउंट्स है। तो डमी अकाउंट्स की भी आप स्वर्गीय वाइफ का भी है। नहीं, एफआईआर एक दो पॉइंट इनके ये भी बनते हैं कि इनका और इनकी स्वर्गीय वाइफ का भी है। तो फिर कोर्ट में आपको इसको यदि अच्छा रिप्रेजेंट करेगा कोई वकील तो इसमें रिलीफ मिल सकता है कुछ। नहीं, शिवानंद सर इनको एक एडवाइस ये कर सकते हैं कि अगर इनके पास पेशेंस हो तो ये अपनी आरटीआई को पुनः सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पीआईओ से पूछ लें। अच्छा, हाँ, इसका प्रोसेस बताएंगे सर? इसका क्या प्रोसेस होगा सर? इसका थोड़ा सा गाइडेंस कर देंगे सर, इसका क्या प्रोसेस होगा? सुप्रीम कोर्ट के पीआईओ से कैसे पूछेंगे? आपकी सर एफआईआर दर्ज हो चुकी है ना? हाँ बिल्कुल, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसमें एसओजी में जांच चल रही है। जांच चल रही है ना? हाँ, एसओजी में। आप एसओजी को एक छोटी सी एप्लीकेशन दे दें अंडर 91 सीआरपीसी कि सर ये जो रिकॉर्ड है ये तलब किया जाना है, इस पूरे केस को लाइट में लाने के लिए निहायत जरूरी है। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि इनके पास जितने अकाउंट इनके पास है या रिकॉर्ड इस ऑफिसर के पास है उस सारे को दस्तयाब करके और शामिल पत्रावली करने की मेहरबानी करें। बहुत छोटा सा काम है और आराम से आ जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर। एक और अभी आया था कि आप सुप्रीम कोर्ट में पीआईओ से मांग सकते हैं इसको दोबारा रेड करके, ये क्या प्रोसेस था सर? अभी किसी सज्जन ने बताया था आलोक सिंह जी ने कुछ बताया है। आलोक सिंह जी अपने आप को अनम्यूट करके आप बताइए क्या कह रहे थे, वो आपकी बात को लेकर के अड़े हैं। सर हमारी बात को लेकर के नहीं अड़े, जो प्रोविजन एक ग्राम पंचायत के स्तर पर पीआईओ के द्वारा हम अपनाते हैं वही प्रारूप हमें वहाँ अपनाना होता है। बस वहाँ के जो हमें आंसर्स करते हैं वो पब्लिक लार्जर इंटरेस्ट होते हैं और वहाँ पर पब्लिक लार्जर इंटरेस्ट को लास्टली जो प्रोटेक्ट करना है वो उनकी जिम्मेदारी। ठीक है, मुझे लगता है सरदार तारा सिंह जी ने जो बताया है आप उसको फॉलो कर लीजिए। एक एप्लीकेशन आप बना करके दे दीजिए वहाँ पर। हाँ, सीआरपीसी 91 के तहत आप इस तरह से दीजिए और वो आपका ज्यादा इफेक्टिव रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। और हमारे लोग साथियों ने हैंड रेज किया। प्रकाश बावनकर जी, आपका क्या प्रश्न है? हेलो, सुनाई दे रहा सर? बताएं। हाँ सर, यहाँ जो डिस्कशन चल रहा है वो बार बार ये डिस्कशन चल रहा है कि हम जब सेकंड अपील में जाते हैं या कंप्लेंट में जाते हैं तो ऐसा हम आर्गुमेंट करते तो वो नोटिस नहीं करते या नोट नहीं करते ऑर्डर में।
तो मेरा ये कहना है कि हम क्यों ना बार बार हम उनको लिखे हर सुनवाई में क्या वो हमारे को रिकॉर्डिंग की परमिशन दे। मैंने सर को भी इसके पहले पूछा था, क्या वो रिकॉर्डिंग मतलब एक्ट के हिसाब, एक्ट में तो नहीं है। अगर एक्ट में नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो डिनाई कर रहा है, ठीक है, वो साइलेंट है। और कई बार ऐसा, जैसा मेरा भी काफी अनुभव है, क्या जब मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है मेरे पास, क्या मैं वो बोल सकता हूँ कोर्ट में, हाई में जाके, क्या भाई मैंने ये आर्गुमेंट किया, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे मैंने आर्गुमेंट किया था, लेकिन उन्होंने नहीं ये किया। अगर मैं उस टाइम रिकॉर्डिंग करता तो मेरे पास सबूत होता। और जो आईपीसी का 96 है प्राइवेट डिफेंस का, वो भी ऐसा बोलता है कि हम उसके समरी में एक दो सेंटेंस में पढ़ देता हूँ आपको। It is well settled that even if the accused does not plead self-defense, it is open to consider such plea if same arises from the material on record. दूसरा, the accused need not prove the existence of right of private defense beyond reasonable doubt. तीसरा है, the IPC 1860 confers the right of private defense duly when that unlawful or wrongful act is an offense. अगर वो अलाउ नहीं भी करते तो भी हम एज ए एक्टिविस्ट अपने बेसिस पे, अगर बाद में अगर पता चले कि भाई हाँ ये एविडेंस अपने पास है, हम उसके बेस पे जा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ गलत है वो कर रहे हैं हम एक्चुअली, क्योंकि वो तो अलाउ करेंगे नहीं और करते भी नहीं है। तो फिर हम फ्यूचर में जाएंगे कैसे, उनको पकड़ेंगे कैसे? मेरा कहना है शैलेश सर से और जागीर साहब से और वीरेंद्र सर से मेरा ये डाउट क्लियर करना है। ठीक है, ताराचंद जी आप इनके डाउट को क्लियर कर दीजिए। अगर आप एक बार रिपीट कर दें शॉर्ट में तो बहुत अच्छा। ये थोड़ा सा हमें लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमारे पास समय भी 17 मिनट का ही है, हम 2 से ज्यादा नहीं जाएंगे टाइम में। तो ठीक है, प्रकाश जी हेलो, आप शॉर्ट में इसको बताएं 15 सेकंड में। हाँ, मैं चाहता हूँ कि जो ये कमिश्नर्स हैं, हम जब आर्ग्यू करते हैं तो वो नोटिस नहीं करते या नोट नहीं करते हैं ऑर्डर में या लिखते नहीं। तो आपका मतलब ये है कि सीसीटीवी कैमरे हर एक नहीं, हम खुद रिकॉर्ड करें मोबाइल में, हम खुद मोबाइल में रिकॉर्डिंग करें कि हम ऐसा बोला था करके, नहीं, ताकि हम बाद में डिफेंस कर सकते हैं। परमिशन पहले उनसे आपको परमिशन मांगनी पड़ेगी। अगर आपने अनऑथराइज यूज किया तो आईपीसी की सेक्शन 409 में आप दोषी साबित हो जाएंगे। करेक्ट, अंदाजा यूज हम, लेकिन हम करेंगे तब ना, हम हमारी रिस्पांसिबिलिटी रहेगी वो उसको क्या उसको मिसयूज ना करें। नहीं, आप लेकिन हम रिटर्न में देंगे कि इस प्रोसीडिंग को मैं व्यापक जनहित के लिए या अपने निजी रिकॉर्ड के लिए मैं अपने आर्गुमेंट जो है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ, मुझे इजाजत बख्शें। ओके, वो तो मैं करता हूँ सर, लेकिन कभी कभी अलाउ नहीं करते वो। मैं तो एक बार ऐसा हुआ था, गया था, वो बोले अलाउ नहीं करेंगे, तो मैं बोला चलो मैं वापस जाता हूँ, फिर मुझे तो फिर करना ही नहीं है, फिर तो क्या मतलब है अगर आप अलाउ नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में इसको डिसाइड कर रखा है। ठीक है, आप इसमें आवेदन देना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये इसका वो है। परेश गांधी, हाँ परेश गांधी जी आपका क्या प्रश्न है? जी नमस्कार शिवानंद जी। हाँ नमस्कार। गुजरात से हूँ, बड़ौदा से। यहाँ गुजरात में वो विस्की यानी वो दारू है उसमें बैंड है, सरकार ने लगा रखा है, और पावर वाले लोग और पैसे वाले लोग उसका परमिट निकाल के यूज कर रहे हैं। तो मैंने उसके लिए एक आरटीआई लगाया था, तो उन लोगों ने 81E और 81J लगा के खारिज कर दिया है। मैंने उसमें मांगा था कि ये कौन से दर्दी को दवाई मिलेगी, ऐसा दारू की छुट्टी मिलेगी, और कौन से मेडिकल कागज से आपने उनको ये परमिट दिया हुआ है, और कौन कौन यूज कर रहे हैं। ऐसा 4 मुद्दे का मैंने आरटीआई लगाया था, और उन लोगों ने 81J और 81I लगा दिया, और एक मुद्दे में 11 लगा दिया है, और उसके लिए कोई नोटिस किसी को नहीं दिया, नहीं मेरे को दिया ना सामने वाले को दिया। अभी दूसरी अपील में पेंडिंग है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, गांधी सर इसमें कुछ सजेशन देंगे? देखिए, इसमें विपरीत मत है, बट मेरी राय यह है कि कानूनी तौर पे आपको ये मिलना चाहिए। और एक सजेस्ट करूं, www.satyamevajayate.info पे आप जाके एक गाइड है फॉर अपील्स, उसमें से 81J के लिए स्पेसिफिक मैंने ड्राफ्ट किया है, शायद आप इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू सर। और ये मिलने लायक तो है ना हमको? मेरे हिसाब से कानून के हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने दूसरा कागज कमिश्नर को लगाया था, वो हेल्थ डिपार्टमेंट के, और उसने ऐसा लिख के दिया है कि अभी तक सरकार ने कोई ऐसा कौन से रोग के लिए ये परमिट देना है वो
वेरीफाई नहीं किया है। तो ये यहाँ नीचे वाले लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 81J लगता है, ई लगता है, तो हम नहीं देंगे। तो पहले तो सरकार ने कोई नीति नियम ही नहीं बनाया सर इसके लिए। नहीं, वो अलग बात है। 81 और 81 मेरे हिसाब से नहीं लगते हैं। जैसे मैंने कहा आपको, आप वेबसाइट पे जाइए, ग्राउंड है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है। परेश जी, आप फॉलो कर लीजिएगा सर का जो भी गाइडलाइन है। अरुण कुमार सेठिया जी, पूछिए आपके क्या प्रश्न है। हेलो, मेरी आवाज आ रही सर? आ रही है। हेलो, आ रही है आपकी आवाज, पूछिए। सर, मेरे द्वितीय अपील एक प्रकरण था मेरा, जो 3/3/21 को निराकरण हुआ जिसमें हुआ कि संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया कि जो रिकॉर्ड गायब है उसमें FIR दर्ज कराए उस अधिकारी के खिलाफ। ऐसी कोई अभी तक नहीं की गई है। FIR नहीं दर्ज क्या की? कर सकते हैं हम? जी, ऑर्डर की अवहेलना हुई है तो इसमें आप कंप्लेन हाँ, करें। आदेश की वरिष्ठ अधिकारी को आप कंप्लेन करें, SP को। सूचना आयोग का ही फैसला है ये, इसमें आदेश में किया था, तो अब किसको शिकायत करेंगे? गांधी सर, देखिए सर, इसमें आप सोल्यूशन किस लेवल का चाहते हैं? हाँ सर, इसमें आप रेमेडी सिविल चाहते हैं या क्रिमिनल रेमेडी चाहते हैं? दोनों रास्ते आपके पास ओपन है। अगर सिविल रेमेडी चाहते हैं तो सेक्शन 18 में वायलेशन ऑर्डर के वायलेशन हो रहा है, तो आप सेक्शन 18 में आयोग को शिकायत दे सकते हैं कि इनको पेनलाइज किया जाए। ये सिविल रेमेडी है आपकी। क्रिमिनल रेमेडी देना तो देश का कानून है और हर एक पब्लिक सर्वेंट को उसे मानना पड़ेगा। तो यहाँ IPC की सेक्शन 166, 166A, 188 और ये 420 का ऑफेंस रेज होता है। तो आप चाहें तो इनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट भी कंसर्न कोर्ट में या पुलिस में FIR दर्ज कर सकते हैं। सवाल ये कि आपको क्या चाहिए। अच्छा, तो ऑर्डर जो शिकायत मैंडेटरीली उसको फॉलो करना जरूरी है, उसके बाइंडिंग अपोन है, मानना पड़ेगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन चैलेंजिंग बिफोर कंसर्न कोर्ट। वो उसने किया नहीं होगा हाई कोर्ट में, वो उसने किया तो उसे मानना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है। अरुण जी, आप ठीक है सर। आप सेक्शन 18 और CRPC दोनों उपयोग करिए, जिस प्रकार से ताराचंद जी जी ने बताया है। ठीक है सर। सेक्शन 18 तो ऑलवेज ओपन है आपके लिए। जब भी आयोग के आदेश की अवहेलना हो ना किया जाए तो सेक्शन 18 तो ऑलवेज ओपन है, वो सिविल के तहत। लेकिन आप CRPC क्रिमिनल का भी उपयोग कर सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया। वो धाराएं आप हमें मैसेज करिएगा, हम आपको उनका वो प्रेजेंटेशन भेज देंगे जिसमें किस किस मामले में कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। अब कार्यक्रम 10 मिनट बचा हुआ है, वैसे समाप्त भी करने का समय आ रहा है। तो अब आगे की तरफ हमारे बीच में भास्कर प्रभु जी भी कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। भास्कर प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट करके कुछ 2-4 शब्द आप भी कार्यक्रम में लेट जुड़े हैं, तो कुछ अपनी बात जोड़ें और आज का जो कार्यक्रम का टॉपिक है, इस टॉपिक के विषय में आपका क्या मानना है। भास्कर प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट आपको करना पड़ेगा। आप सुन पा रहे हैं? मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, तो आगे देखूंगा क्या बताना है। अभी फिलहाल तो मैं आगे तो ज्यादा समय नहीं रहेगा देखने के लिए, क्योंकि अपन ज्यादा टाइम को वायलेट करते हैं तो वो अच्छा नहीं रहता है और अपन इनफाइनाइट टाइम तक चलते जाते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि 1 बजे अपन कार्यक्रम जब सवाल जवाब रहेंगे तभी इन्वॉल्व हो जाऊंगा। जी जी जी। तो फिर आगे एक ललित सोनी जी का सवाल, सुरेश मौर्य जी का भी है। सुरेश मौर्य जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि गुजरात आयोग के अंदर में गुजरात आयोग ने इस तरह से जवाब लिख के दिया हुआ है कि मेरे मतलब मैं उनको पर मैं दबाव करके अपने हिसाब से ऑर्डर लेना चाहता हूँ, तो क्या ये सही है? इससे आपका सवाल है? सर, कोई भी आयुक्त जो है जवाब दे सकते हैं। और राहुल सर, तो मुझे लगता है कार्यक्रम में क्योंकि उनको कहीं जाना था तो वो लीव कर गए हैं। हमारे बीच में शैलेश सर हैं और भास्कर प्रभु सर हैं। तो भास्कर प्रभु सर, आप ही जवाब दे दीजिए। शैलेश सर ने तो काफी प्रश्नों के जवाब दिए हैं, तो थोड़ा सा उनको रिलैक्स दें और आप ही इस बात का जवाब दे दें। चलिए ठीक है। भास्कर प्रभु जी, हमें लगता है कि कहीं और व्यस्त हैं। शैलेश सर, इनका क्वेश्चन आप समझ पाए हैं?
नहीं, मैं नहीं समझ पाया, सॉरी, जरा शॉर्ट में अगर बता दें। सर जैसे आयोग के अंदर में जब हम सेकंड अपील करते हैं तो उसके अंदर में जो हमारा ग्राउंड रहता है, ग्राउंड हमने लिख के दे दिया आयोग को, भाई ये ग्राउंड पे हमने आपको सेकंड अपील किया हुआ है। हाँ जी। तो आयोग इस तरह जो अपने जवाब के अंदर में लिख के दे रहा है कि मैं आयोग के ऊपर मैं दबाव प्रेशर बना रहा हूँ कि जिस तरह से मुझे जवाब चाहिए, उनका ऑर्डर चाहिए, उस तरह से ऑर्डर मुझे करे, ऐसा आयोग लिख के दे रहा है। नहीं, अभी आपके एग्जैक्ट शब्द देखने पड़ेंगे, मैं नहीं जानता हूँ आपके एग्जैक्ट शब्द क्या थे, इस पे ये निर्भर करेगा। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, वो ऑर्डर्स की कॉपी मैंने लगाया हुआ है उनके पास। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मगर आपने अगर कोई अभद्र शब्द इस्तेमाल किए हैं या ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, अब ये मैं पूरी सेकंड अपील देखे बिना नहीं कह सकता हूँ ना। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ। मौर्य सर ने कुछ नहीं किया, इन्होंने केवल ये लिखा है कि श्रीमान जी इस इशू पर माननीय केंद्रीय सूचना आयोग ने ये जजमेंट दिया है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने ये दिया है, हाई कोर्ट ने ये कहा है, इनके निर्णयों की रोशनी में ये सूचनाएं मुझे उपलब्ध करवाई जानी कानूनी रूप से आवश्यक है। अगर इन शब्दों में कहा है तो मेरे हिसाब से एकदम जायज है और कमीशन का ऑर्डर गलत है। गलत भी, और मैं जहां तक समझता हूं वहां तक ये 500 आईपीसी का ऑफेंस वो रेज करता है कि एक निर्दोष सिटीजन के खिलाफ आप ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते कि नाजायज आप पे दबाव डालकर आपसे मनमाफिक निर्णय लेना चाहते हैं। नहीं, अगर जैसे आपने शब्द इस्तेमाल किए वैसे ही शब्द इस्तेमाल किए तो मैं मानता हूं कि ये गलत है। इसके यही है सर, बिल्कुल वो मैंने पढ़ा है उसको। अगर आपने पढ़ा है तो ये गलत है, इट इज रॉन्ग और ये डिस्करेज करने का प्रयास भी है, ये सही बात। ठीक है, कार्यक्रम में आगे बढ़े। ललित सोनी जी, आपका क्या प्रश्न है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी ललित सोनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, गया जी। सर नमस्कार, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा एक निवेदन था कि अपन साथ अभी जैसे कि पंचायत चुनाव और नगर निगम के चुनाव एमपी में हो रहे हैं, तो अपन 7(1) के तहत निर्वाचन आयोग से कोई चीज या कोई सामग्री की जानकारी मांग सकते हैं? 7(1) का मतलब आपका 48 आवर्स के अंतर्गत? 48 आवर्स में, चाहे डाटा हो चाहे उनकी जानकारी हो। लाइफ और लिबर्टी शब्द आता है उसमें, लाइफ और लिबर्टी शब्द आता है, तो आपके लाइफ और लिबर्टी के लिए क्या खतरा है वो आपको बताना पड़ेगा यार, है ना? ये बात भी ठीक है। मतलब अपन 48 घंटे में अगर कोई सूचना मांगना चाहे तो मेरा साहब मैं पूछता हूँ कभी बाय चांस इस तरह का कोई ऑप्शन मिल जाए। हम अपने अर्जेंसी के लिए नहीं मांग सकते कि हमें उसकी जरूरत है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे लिए आवश्यक है, वो तो हम कंप्लेन कर सकते हैं उसकी। लेकिन आरटीआई कानून में सिर्फ लाइफ और लिबर्टी का ही यूज किया गया है। मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कुछ ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए, हमारी स्वतंत्रता के लिए खतरा हो जाए, तो अब आप उसको देखना पड़ेगा, हाँ उसको सिद्ध कर पाओगे, है ना? ठीक सर, धन्यवाद। नहीं शिवानंद जी, मैं एक चीज थोड़ा सा ऐड कर दूं। जब निर्वाचन आयोग की बात है, मतलब वहां पर एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, और वहां पर नागरिकों को सूचना आवेदन की जगह देने से प्राप्त करने की जगह, क्योंकि व्यक्तिगत सूचना आपको चाहिए अर्जेंसी में, तो आप खुद वहां चले जाएं और आपको वहां पर जो उपलब्ध प्राधिकारी हैं वो बिल्कुल सुनिश्चित कराएंगे, क्योंकि वो बहुत सक्षम प्राधिकारी होते हैं जो इस कार्य में लगे। ठीक है, तो आप ऐसा भी, ललित सोनी जी, आप ऐसा भी कर सकते हैं, है ना? एक सोमशेखर राव जी हैं। सोमशेखर राव जी, आपका क्या प्रश्न है? आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नहीं सर, मैं पूछना सो पहले पूछ लिए, वो समाधान आ गया मेरे लिए। ओके, किसी और के माध्यम से आपका समाधान आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात। धन्यवाद। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहूंगा शिवानंद जी, कुलदीप सिंह जी ने कहा है कि आरबीआई और बैंक से फलानी इंफॉर्मेशन नहीं ली जा सकती क्योंकि आर पटेल का केस था, सीआईसी ने डिसाइड किया हुआ। वो
लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद मैंने आर पटेल के डिसीजन को ओवरटर्न किया था और उसको अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये मैं बताना चाहूंगा, मैंने चैट में लिख के दिया है। हाँ हाँ, आप लोग देख लीजिए और चैट में जो जानकारी शैलेश सर ने भेजी है वो आप देख लीजिए और उस डिसीजन को आप लोग समझ लीजिए। तो ठीक है, इसी के साथ ही ये कार्यक्रम लगभग 1 बज रहे हैं और सही टाइम पर हम लोग इसको फिनिश करें और प्रयास करें कि टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा फिक्स ही रहा करे तो अच्छा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में शैलेश सर आए, राहुल सर आए, भास्कर प्रभु जी आए और हमारे अन्य जो भी अन्य साथी बहुत सारे यहाँ पर, सरदार ताराचंद जी, नित्यानंद जी और आलोक कुमार जी, देवेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य हमारे जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण प्रश्न रखे, उनके प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के समाधान प्राप्त हुए सबके। और इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहेगा। अगले संडे को हम लोग पुनः आएंगे और चर्चा करेंगे किसी नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सादर।